अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को। इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली करके सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब खैरियत तो है। रात के इस पहर विंडो खोल कर खड़े हो और चेहरे पे मुस्कुराहट। यकदम हानिया की आवाज़ से उसकी सोचों पर का तसलसल तोड़ा। उसे ख्वाबो ख्याल की दुनिया से हकीकत में ला पटका था। असलान ने पलट कर देखा। हानिया मोंदी मोंदी आंखों से उसे ही देख रही थी। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ, असलान ने बहुत आम मुलब्बो लहजे में कहते हुए फिर से चेहरे का रुख घुमा लिया था। कैसे सो जाऊँ? खिड़की तो बंद करो, ठंडी हवा आ रही है। मुझे नींद नहीं आ रही लेकिन सर्दी भी लग रही है। तो क्या खाक सोऊंगी? तड़कता हुआ जवाब रात के इस पहर भी हाजिर था। उसके लबो लहजे की काट ने उसे लम्हे असलान पर कोई तासुर नहीं छोड़ा था, और कोई असर होता भी कैसे। उसके इर्द गिर्द तो मशल की सोचें बिखरी हुई थी। खुदा के लिए असलान, विंडो बंद करो। तो बाकी का सुबह सोच सोच कर मुस्कुराते रहना। हानिया ने कंबल को मज़ीद खुद पर ओढ़ लिया था। ये वो चेहरा है जिससे कभी उसने बहुत मोहब्बत की, जिसे टूट कर चाहा था, मगर आज यही मोहब्बत से यूँ शर्मिंदा जलील करेगी उसने तसव्वुर भी नहीं सोचा, मैं भी नहीं सोचा था। इसलिए वो मज़ीद किसी बहस मुबाहिसे में नहीं पढ़ना चाहता था। वह खिड़की बंद करके कमरे से बाहर निकल गया था। हानिया नफ़रत से गर्दन झटकी और करवट बदल कर सो गई। दूसरी सुबह सुनाज सबके लिए नाश्ता बना रही थी। कुरत रुकने आई थी। वो भी सुबह ही उठ गई थी सुनाश के साथ। जुनाश किचन में इत्तिसल की फरमाइश पे ऑमलेट बना रही थी। खैरियत, तुम आज सुबह सुबह ही उठ गई? अस्मा ने हैरत भरी नज़रों से कुरत को देखा था। जी अम्मी, असल में असद का फ़ोन आया था, मुझे बुला रहे हैं। इत्तिसल भाई मुझे ड्रॉप करते ऑफिस निकल जाएंगे। कुरत ने अपने लिए चाय निकाली। सब ठीक है ना? तुम्हारे ससुराल में कोई मसला तो नहीं? सब खुश है ना? तुमसे कब मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं देना। अस्मा उन माओं में से थी जो वक्तन फ़वक्तन अपनी बेटियों को ससुराल में सलीके से रहने का गुड़ समझाती रहती। कुरत को भी वो लम्हा लम्हा रोकती रहती कि ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए लोहे की चने चबवाने पड़ते हैं, और जब यही लोहे के चने चबा के हलक में उतार लो तो समझो हर शख्स तुम्हारा गरेदा तुम्हारी नेक सिरती के गुनकारा होगा। यही कुछ कुरत के साथ भी है। वो हमेशा खरम ज़िंदगी गुजार रही थी, खुश खरम ज़िंदगी गुजारी थी। अपने ससुराल में कोई फ़िक्र कोई टेंशन नहीं थी उसे। अरे अम्मी, ये आपकी बेटी और हमारी नहायत समझदार और सुकड़ बहन है। कभी आपकी तरबियत पर हर्फ नहीं आने देगी और ना ही हमारे लाड प्यार का फ़ायदा उठाकर शर्मिंदा करवाएगी। इत्तिसाल ने नरम और मुलायम नज़रों से छोटी बहन को देखा। ये लीजिए। इसी दौरान सुनाश ने भी ऑमलेट लेके आई और प्लेट इत्तिसाल के सामने रख दी। बैठो, तुम भी नाश्ता करो हमारे साथ। वो जाने लगी तो इत्तिसाल ने फ़ौरन टोक दिया। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। उसने सहमी डरी नज़रें अस्मा पर डाली। वो चाहती थी कि इत्तिसाल का मुखातिब करना भी किसी कदर जहर लगता था अस्मा को। अरे आओ तो देखो तो ज़रा, दिन ब दिन कितनी कमज़ोर होती जा रही हो। आज मेरे साथ नाश्ता करो। इत्तिसाल ने नहायत बेतकल्फ़ी और बिना झिझक के उसकी कलाई थामी और अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बिठाया। उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर सामने अस्मा बैठी उसे नहायत काट तार और चुभती नज़रों से घूर रही थी। जुनाश का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। चलो मेरे साथ खाओ। इत्तिसाल ने ऑमलेट की प्लेट थोड़ी उसके आगे भी खिसका दी। ये सब अस्मा की बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने एक झटके से कुर्सी पीछे को खिसकाई और खड़ी हो गई। दूसरा और आखिरी हिस्सा जुनाश। अस्मा के लबो लहजे में बरहमी थी, सख्ती थी, ज़माने भर के साथ बेसारियत भी थी, मगर ड्राइंग रूम में मेहमानों की मौजूदगी की वजह से आहिस्तगी भी थी। जी तायम्मी। जुनाश तेज़ी से किचन से बाहर आई थी। अस्मा ने उसके दोनों हाथ देखे जो खाली थे, फिर उसका चेहरा देखा। अभी अभी मेरे साथ हाथ खाली सामने खाली हाथ चली आई हो। 1 घंटे उसमें से कुछ पार्ट्स वगैरह मिसिंग थे, तो अब मैंने ये कुछ देखा और उसके बाद इसको ढूंढ के लेके आई हूँ। और साथ में जो मैंने पहले 2-3 लाइंस पढ़ी हैं, शायद एक लाइन ही पढ़ी है, तो वो गलती से पढ़ दी थी क्योंकि वो पहले पार्ट में से स्टार्ट हुआ था, वो वाला है। तो हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जल्दी से नाश्ता करो, मशीन लगा लो, बहुत से कपड़े जमा हो गए हैं, सारे पर्दे वगैरह उतार कर धोना है। अज़मा के खड़े होने के उनके हुक्म देने और उनका गुस्सीला अंदाज देखकर उसका दिल सिकुड़ने सिमटने लगा था, खौफ दहशत से। और ये सब सिर्फ सामने बैठे इत्तिसाल की वजह से था। दिल तो चाहा कि ये ऑमलेट की प्लेट उसके मुस्कुराते चेहरे पर दे मारे। ज़ोर से खा लो जोनी, जब भाई इतने प्यार से कह रहे हैं। तो कुरत मुस्कुराते हुए उसे भी जुनाश अपने चहीते भाई के हवाले से बहुत पसंद थी। हमेशा से दुआएं मांगती रही कि इत्तिसाल की शरीक सफ़र बने तो सिर्फ जुनाश ही बने। मगर अस्मा का वहम, उनकी नाराज़गी बल्कि नफ़रत, शदीद नफ़रत भी उन तीनों बहन भाइयों से पोशीदा नहीं थी। वो किसी सूरत न जुनाश को अपनी बहू नहीं बनाएंगी और ना ही तस्लीम करेगी। हालांकि कुरत ने बहुत समझाया, मगर डांट और झाड़ के सिवा कुछ नहीं मिला। मुझे तुम्हारे भाई के प्यार की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, उसने कुरत को तंग कर जवाब देकर बेरहमी से जो दूसरी सिमत मुंह मोड़ लिया था। अभी नहीं, मगर बाद में तो ज़रूरत पड़ेगी ना। इत्तिसाल ने ज़रा सा झुककर उसके कानों में होले से सरगोशी की। जुनाश तो जैसे अंदर तक से लग कर रहेगी। उसने चेहरा घुमाकर इत्तिसाल को घूर के देखा, जिसके चेहरे पर खुली शोखी सी मुस्कुराहट उसको आग लगा गई थी। दिल चाहा उसका मुँह नोच ले
कुरत ने अपने होने का एहसास दिलाया तो जुनाश ने उसके ज़ोर-मारने का इनकार को घूर के देखा और तनतनाती हुई खड़ी हो गई। वो सही मायनों में चिढ़ कर रह गई थी उन दोनों बहन भाइयों की हरकत से। इत्तेज़ाल भाई, अब आगे क्या करना है? ये फैसला आपको ही करना है। इसी वजह से कल अम्मी ने मुझे रोबी के घर बुलाया था। कुरत ने स्ट्रिंग घुमाते हुए इत्तेज़ाल को देखा। लड़का कब आएगा? खुदा के लिए इत्तेज़ाल भाई, उस मोटे बुड्ढे को लड़का बोल के तौहीन मत करें। 4 शादियाँ कर चुका है, 2 बीवियाँ अल्लाह को प्यारी हो गई है, 2 को छोड़ दिया है, अभी अभी अरमान पूरे नहीं हुए, कमबख्त के 5वीं शादी करेगा। जो भी है अच्छा है हुआ। तुमने मुझे इस सब बातों से आगाह कर दिया। और जूनी तो सदा की डरपोक, बुज़दिल और बेवकूफ़ है। मुझे तो डर है कहीं अम्मी के गुस्से की ज़द में आकर निकाह नामे पर दस्तखत ही ना कर दे। कुरत को बहुत फ़िक्र हो रही थी। वो कर देगी, वो है ही सदा की बेवकूफ़, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इत्तेज़ाल की पुरसोच नज़रें विंडो स्क्रीन पर टिकी हुई थी। आपने जुनाश को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, वह सब जानती है, मगर अम्मी के गुस्से और दबाव की वजह से वो जानकर अनजान बनी रहेगी। मगर कब तक? इसे राह रास्त पर लाने के लिए बहुत से तरीके हैं मेरे पास। ब्राउन कांच पर चुप से उसका डरा सहमा चेहरा झिलमिलाने लगा तो होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट रिंग गई। कुरत ने चाहत से अपने भाई को देखा था और सदियों दिल से उसकी खुशियों के लिए दुआ की थी। वो दादों को दवाई खिलाकर टीवी के आगे बैठी थी कि उसका मोबाइल चीख पड़ा। मशल ने फ़ोन स्क्रीन देखी जहाँ डॉक्टर अजलान कॉलिंग झिलमिला रहा था। मशल की निगाहें खुद ब खुद वॉल क्लॉक पर पड़ी थी जहाँ घड़ी का चौथा हिस्सा शाम के 4 बजा रहा था। उस वक्त फ़ोन खुद से सवाल करती, वो गंदे चकाकर रह गई। फ़ोन मुसलसल बजते बजते जब बंद हो गया तो दोबारा से बेल होने लगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अजलान भाई, कहीं कैसे फ़ोन किया? मशल ने सलाम दुआ के फ़ौरन बाद डायरेक्ट मतलब की बात पूछी। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। कैसी हो तुम? अचानक से जब ऐसा कुछ कहा जाए तो तवक्का कि बिल्कुल बरकस होगा तो दिमाग तो ठिकमेगा ही ना। मशल ने अचंभे से होकर फ़ोन को कान से हटाकर फ़ोन को घूरा, जैसे वो फ़ोन नहीं खुद डॉक्टर असलान। अल्लाह का शुक्र है उसने वापस फ़ोन कान से लगाया। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? उल्टा उसी से ही सवाल किया। तुम्हें कुछ होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब तुम कोई आम नहीं रही हो, ख़ास हो गई हो मेरे लिए। जी। मशल तो सही मायनों में सिटपटा कर रह गई थी। असलान क्या बोल रहा था उस वक्त? हानिया से नहीं, मशल से बात कर रहा था। तबीयत तो ठीक है आपकी, तब कर जवाब दिया था, मगर वहाँ से बिल्कुल बगैर मतवक्का सा जवाब आया जिसने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। मोहतरमा, मेरी तबीयत भी ठीक है और मैं ये भी चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह कि मैं इस वक्त अपनी मिसेस से बात कर रहा हूँ जिनसे अभी हाल ही मेरा निकाह हुआ है। मशल तो भूल गई थी, बल्कि उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि डॉक्टर असलान कभी उससे इस अंदाज में बात कर सकती है। वो तो हर फिक्र से आज़ाद हो गई थी, मगर कहें ऐसा तो नहीं कि किसी नए झंझट में फंस गई हो वो। उसने तो बहुत सोच समझ कर ये इंतहाई कदम उठाया था। मशल ने घबराकर फ़ोन ही बंद कर दिया, मगर मैसेज की टोन ने उसकी त्वचा दोबारा से फ़ोन खिंचाने में मबसूल कर दी थी। मैं शाम में आऊँगा तुमसे मिलने। बेहद दिल चाह रहा है तुम्हें देखने का। उफ़, पागल हो गए हैं ये बिल्कुल, मशल ने सिलकते हुए सोचा और फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। मखरूती उंगलियों का लर्ज़ पर मशल खुद भी हैरान होकर रह गई थी। गम और गुस्से की शिद्दत से उसकी गंदमी रंगत सुर्ख हो गई थी। दिल में बहुत गुस्से ने जगह ले ली थी। असलान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कह सकते हैं उसके हिसाब से झंझला उठे थे। और शाम के ठीक 6 बजे के मामूल के मुताबिक वह सिस्टर के हमरा घर में थे। दोपहर की गुफ्तगू भूली हुई थी। यक दिल में आया कि शायद असलान उससे मजाक करे हो, मगर उसकी सोच गलत थी। ये उसकी गलत फहमी थी क्योंकि अब जब असलान के लिए उसने दरवाज़ा खोला तो असलान के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। आंखों में वह रोशनी से फूट रही थी जो मशल ने इतने अरसे में अभी तक नहीं देखी थी। कैसी है जान असलान? असलान ने होले से सरगोशी की थी। मशल ने तपती नज़रों से असलान को देखने के बाद दादों को देखा जिन्हें सिस्टर एक्सरसाइज करवा रही थी। आज मशल के चेहरे पर नर्म और मुलायम से मुस्कुराहट कतई मनकूद थी जो डॉक्टर असलान को देखकर हुआ करती थी, मगर सृष्टे ने मशल पर तो नहीं असलान पर बहुत असर किया था जिसे नज़र आ रहा था। इसलिए बेहतर यही था कि वो उसकी नज़रों के सामने से हट जाए। मशल किचन में रात के खाने की तैयारी में जत गई थी। इखलाका अभी डॉक्टर असलान को चाय की पेशकश नहीं की थी, पर हर मरवत बुलाए ताक रख के मुंह बनाए वो खाना बनाने में लगी परी तरफी थी। क्या बात है, आज चाय का भी नहीं पूछोगी? बल्कि आज तो तुम्हें चाय भी चाह से पिलानी चाहिए मुझे। एकदम से कानों में पड़ी उस धीमी सी सरगोशी ने उसके तन बदन में आग लगा दी थी। वो सिलकती हुई चमचे को कुकर में पटकती एक झटके से पीछे हटी थी, मगर असलान के बेहद नज़दीक खड़े होने की वजह से वो बुरी तरह उसके लंबे चौड़े वजूद से टकराई थी। उस तसादुम ने असलान पर कोई तो फ़र्क नहीं डाला, मगर हाँ, मशल मसीह झिलझिला कर रह गई। उसके सही मसीह सीने पर अपने दोनों हाथ हथेलियाँ रख के उसे पीछे की समेत धकेला था। क्या बदतमीज़ी है? दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया आपका? हाँ, कह सकते हो। कल से दिल दिमाग काबू में नहीं रहा। वो तो नज़र आ रहा है। इन हिरनी आंखों में तंज भरा था। शुगरफी लबों से अगर अंगारे रखे थे तो गंदमी रंगत गुस्से से तहक रही थी, मगर ये सब असलान को अच्छा लग रहा था। ये नया एहसास, ये नया जज्बा और ये नया रिश्ता ऐसा लग रहा था वो फिर से जी उठा है। फिर से ठंडी पुरफिजा जहाँ में सांस लेने लगा है। मशल का ये खफा सा अंदाज, नाराज सा चेहरा, ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
तो और करीब आके आकर देखना, दूर से क्या पता चलेगा। असलान ने लम्हे भर में उसकी मरमरी सी कलाई थामी और अपने करीब खींचकर रबड़ की गुड़िया की तरह उसके पहाड़ जैसे वजूद का हिस्सा बनी थी। क्या बेहूद की है असलान, छोड़िए मुझे, मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। वो खुद को छुड़ाने की मज़ाहमत करने लगी। तुमने अभी मुझे समझा ही कहा है डियर। उसने पगौर इन हिरनी आंखों में तक्का था जहाँ नाराज़गी पहना थी। लेकिन खैर, जान जाओगी धीरे धीरे। मशल अगर स्नान चले गए तो दरवाज़ा लॉक कर दो बेटा। दादों की आवाज़ ने चमका दिया। आप इंतहा से ज़्यादा बदतमीज़ हैं, चले जाओ मेरे घर से। इतने इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पर, हालांकि अभी तक अपना हक रखते हुए जो एक भी हक इस्तेमाल किया हो। उसके ज़मानी बात का मतलब समझते हुए उसके दिल और दिमाग में एक तला तुम सब पर आया था जिसका इतराक स्नान को हो चुका था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट खिल उठी थी। अपने वीसा एनीवेज अब मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा। इसकी से मिशेल को अपने करीब करके अपना चेहरा उसके कान के नज़दीक किया। मेरा इंतज़ार करना अपने गिरफ्त से आज़ाद कर देता। कोई ज़रूरत नहीं है आपको आने की और ना ही सिस्टर को साथ लाने की। कल से दादों की एक्सरसाइज मैं खुद करूँगी। जला भुना लबो लहजा असलान ने मुस्करा के देखा। उसके जाने के बाद मशल ने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया और दरवाजे से लगकर अपनी बेतरतीब सांसों के तदाल में आने लगी। दिल पर हाथ रखे बिखरी धड़कनों पर काबू पाने लगी। क्या जो मुझे कुछ मैंने सोचकर असलान से निकाह था वो मेरा फैसला दुरुस्त है। उस निकाह से मुझे पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई खुश कुन जज्बा पैदा नहीं हुआ, तो असलान पर क्यों कर हो गया। हालांकि वो पहले से शादीशुदा है। वो जितना सोचती इतना रेशमी धागों की तरह उलझती चली जाती। मशल बेटा कहाँ चली गई हो। दादों की आवाज़ पर वो अपना पसीना से शराबपूर चेहरा दुपट्टे से साफ करती दादों की तरफ बढ़ी। जुनाश ने येलो एंड पैरेट ग्रीन इम्तजाज के जाचट के सूट में हल्के से मेकअप अपना समेत तैयार थी और ये तैयारी अस्मा के हुक्म पर थी, वरना ये एम्ब्रॉयडरी सूट उसको अपने जिस्म पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो दकते शोलों की लपेट में हो। ये नाजुक सी ज्वेलरी, ये लाइट सा मेकअप अब उसको सांप बिच्छू से कम नहीं लग रहा था। दिल तो जैसे इस का बिल्कुल मुर्दा हो चुका था। कोई सांस कोई चस्पा नहीं था। सोचने समझ की सलाहियत तो पहले ही मनफलूज थी, अब तो बस सांस चल रही थी। किसी के हुक्म पे जैसे रोबोट की तरह काम कर रहा था और ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अस्मा के हाथ में था। जैसे जैसे चलाती उसे वैसे ही चलना पड़ता। चलो मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, अस्मा ने रूखे पीके लहजे में कहा था। जी। आंखों में नमी लिए वो आगे बढ़ी थी। दरवाज़ा खोल गया था कि आगे सामने इत्तेसल खड़ा बस पैर पर हाथ रखने वही वाला था कि सामने नज़र जुनाश पर पड़ी थी। इत्तेसल ने बगौर तैयार सी जुनाश को ऊपर से नीचे तक देखा था। हाथों में कोई कांच की डिश थी जिसमें कुछ था। इत्तेसल के यूं तफ्तीशी नज़रों से देखने पर जुनाश का दिल सहम कर सुकड़ के सहम गया था। घनेरी पलकों की बार शर्म से थकते आर्स पर सजता रेस हो गई थी। कहाँ जा रही हो। इत्तेसल के चेहरे पर संजीदगी और गुस्से के मिले तासराज थे। जी वो पता नहीं क्यों जुबान लड़खड़ा कर रह गई थी। गुलाबी होंठ कब कपाने लगे थे। इत्तेसल ने बखूबी उसकी कैफियत नोट की थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो जुनाश पीछे हटी। मैंने पूछा, इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो। लम्हे ने सांप जैसे भंका रही थी। भले ही वो पीछे कुछ दिनों से उसे लड़ रही थी, मगर यह भी सच है कि घर का हर फर्द इत्तेसल के चाह जलाल गैसो गजब वाले गुस्से से डरता था। अरे इत्तेसल बेटा कब आए तुम। अस्मा ये समझ रही थी जुनाश अब तक पहुंच गई होगी रूबी के घर। तो उन्होंने सोचा भी वो जल्दी से तैयार होकर निकले और वो किचन से अपने कमरे में जा रही थी कि घर नजर उन दोनों पर पड़ी। फिर वॉल क्लॉक पे इत्तेसल हर रोज़ 6 बजे या कभी कभी 7 बजे घर आ जाते थे जब ऑफिस से आता, मगर आज 4 बजे ही आ गया था। उनके दिल में ख़तरे की घंटियाँ बजने लगी थी। आज उनका प्लान उनका इरादा आज पाया तकमील तक पहुँच जाता, मगर इत्तेसल को देखकर सारा प्लान खटाई में जाता महसूस हुआ। मगर वो आखिरी कोशिश तक अपना इरादा पाया तकमील तक पहुँचाएगी। ये कहाँ जा रही है। इत्तेसल ने सर झुकाए जुनाश को घूरा। वो असल में इत्तेसल मैंने कढ़ाई बनाई है तो ना रूबी को बहुत पसंद है तो वही जाने देने जा रही है। ज़ोए आ जाओ, रूबी वेट करी होगी। अस्मा ने धीरे से कहा। 1 मिनट। जुनाश एक कदम आगे ही बढ़ी थी कि इत्तेसल ने हाथ के इशारे से उसका रास्ता रोका। तैयब इत्तेसल जोर से चीखा। जी भाई। तैयब भागता हुआ आया। ये कड़ी का प्याला उससे लो और रूबी के घर देकर आओ। इत्तेसल ने सख्ती से तैयब को कहा। जी। तैयब भी इत्तेसल के गुस्से से डर तो गया, मगर गुस्से की वजह से ना समझना में ना आई और ना ही जुनाश की तैयारी। वो जुनाश के हाथ से प्याले के ले चुका था। तुम जाओ अपने कमरे में। इत्तेसल हल्के से दहाड़ा था। जुनाश ने नहाए डरते डरते अस्मा को देखा जो आंखों में चिंगारी भरे उसे ही घूर रही थी। जैसे उसने इत्तेसल को बुलाया हो। वो जल्दी से अपने रूम में चली गई थी। इत्तेसल ने उसको देखने के बाद अस्मा को देखा। आप मेरे साथ मेरे रूम में चली। इत्तेसल ने अस्मा का हाथ पकड़ा और अपने बेडरूम में ले आया। यहाँ बैठी। इत्तेसल ने अस्मा को अपने बेड पर बिठाया और अपने वार्डरोब की दराज खोली। उसमें से कोई चीज़ निकाली। अस्मा की नजरें इत्तेसल पर थी। इत्तेसल वो चीज़ निकाल कर अस्मा के पास ले आया और उनके पास बेड पर कुछ फासले पर बैठ गया और जो चीज़ उसके हाथ में थी वो अपने और अस्मा के दरमियान बेड पर रख दी। रिवॉल्वर। अस्मा की आंखें दहशत से फटी रह गई। जी रिवॉल्वर। अब आप इससे मुझे मार दें या फिर मैं खुद अपने आप को मार दूंगा। उसके लहजे की यकीन ने अस्मा को खौफजदा कर देता। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, हटाओ इस खतरनाक शाख को। अस्मा ने रिवॉल्वर उठाकर दूर फेंक दिया
उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। 9 माह अपनी कोख में रखा और इतनी मुश्किलों से पाला पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखा के उस काबिल बनाया कि आज सोसाइटी में सर्वाइव कर सके, एक आला मुकाम हासिल कर सके, बिज़नेस की शोहरत की दुनिया में अपना नाम बना सके। आज अगर तुमने ये सब हासिल कर लिया है, मेरे ख्वाब पूरे हो गए हैं, तो मेरे सामने रिवॉल्वर रख के अपनी माँ से कह रहे हो कि मुझे मार दे? क्यों? आखिर क्यों? इनकी आंखों इश्कों की से लड़ी झड़कने लगी थी। क्यों? मुझे माफ़ कर दिया अम्मी, मगर मैं मजबूर हो गया हूँ, बेबस हो गया हूँ। मैं जुनाश के बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा। जुनाश के इतना ख्याल है और ये तुम्हारी माँ कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए। मेरी जान सुनिए, एक मनहूस लड़की है, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। अभी 40 में भी नहीं हुआ था कि तुम्हारे पापा को भी निकल गई। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे पास अब खोने का कुछ नहीं बचा। तुम्हारी तरह तुम्हें तैयब और कुर्रत को मामूली सी भी तकल्फ़ी पहुँचती है तो मेरी रूह कांप उठती है। नहीं तसल, तुम मुझसे कुछ ऐसा मत मांगो जो मैं ना दे सकूँ। अम्मी, कुछ जो आप सोच रही हैं वो सिर्फ़ आपका वहम है, शक है और कुछ नहीं। आप जो बोल रही हैं, जो सोच रही हैं वो कुफ़रान शिर्क है। जो कुछ होता है सब अल्लाह की रज़ा से होता है। हमें जो खुशी और गम, नफ़ा, नुकसान, फ़ायदा जो मिलता है सब अल्लाह देता है। हम इंसानों की तो ना तो कोई औकात है, ना ही कोई हैसियत है कि हम किसी को कुछ दे सकें। वो अस्मा को समझाने के साथ-साथ जुनाश को भी इज़्ज़त व मुकाम दिलाने की कोशिश कर रहा था। मुझ मत बहलाओ। ठीक है, तुम जुनाश से शादी करना चाहते हो, ना करो, मगर याद रखना अगर तुम्हारी मामूली से भी खराच आई तो मैं उसका गला दबा दूँगी, जान से मार दूँगी उसको। अस्मा ने दिल पर पत्थर रखकर हामी तो भर ली, मगर उनके दिमाग में झगड़ चल रहे थे। शक व हमात मैंने बहुत से जड़ें पकड़ ली थी। थैंक यू अम्मी। अतसल की खुशी के मारे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। अस्मा मुस्कुरा भी न सकी, बस दिल और दिमाग में जुनाश के लिए नफरत मजीद बढ़ गई थी। इत्तसल ने बगैर नोक के दरवाज़ा खोला। 0 पॉइंट बल्ब की रोशनी में हर शय फैली हुई थी। जुनाश अपने बेड पर दोनों हाथों को सीने पर मजबूती से बांधे रोने में मसरूफ थे। इत्तसल ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारे के सारे बटन ऑन कर दिए। बल्ब की तेज रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो गया। जुनाश के चेहरा ऊपर उठा के देखा तो सांस जैसे रुक सी गई, धड़कनें थम सी गई। आज बहुत दिन बाद इत्तसल का वो जलाल वाला गुस्सा देखा था, वह सहम सी गई। डर के मारे अंदर की अंदर काम कर रही। इत्तसल तबेज कालीन पर कदम धरता आहिस्ता से उसके पास आ रुका। जुनाश को अपनी जान सूली पर लटकती नजर आई। उसकी हिम्मत नहीं थी कि नजरें उठाकर इत्तसल को देख ली। इत्तसल ने कुछ लम्हे खामोशी से आगे झुककर सर को भगोड़ तका और फिर दोनों हाथ बढ़ाकर उसके दोनों शानों से थामकर अपने मुकाबिल खड़ा किया। क्यों जा रही थी रूबी के घर? उफ, वही गैसों का पर अंदाज, चाहो जलाल वाला गुस्सा। बताइए, मैंने कड़ी दी थी कि रूबी के घर जाऊँ। जुनाश ने जैसे अपने जुर्म का एतराफ़ किया था, मगर इस वक्त तो तुम मुझे पूरी कड़ी दिखा रही थी जिस पर हरी मिर्चों का तड़पका लगाया हो गया था। इत्तसल ने उसको छोड़ा और 2 कदम के फासले पर जाकर खड़ा हो गया। उसको ऊपर से नीचे तक देखा। येलो एम्ब्रॉयडरी सूट पर ग्रीन शिफॉन का दुपट्टा सर पर जमाए खड़ी थी। जुनाश ने समझ गई कि इत्तसल ने उसके सूट पर चोट की है। अब समझ में नहीं आ रहा कि घर की बनी कढ़ाई खाओ या ये वाली जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी। इत्तसल के उस जुमले पर जुनाश ने सर उठाकर उसे देखा। इत्तसल के चेहरे पर ज़माने भर की खुशियाँ रखसां थी, तो आंखों में हज़ारों मोहब्बत के दीप चले हुए थे। होंठों पर फातिहा मुस्कुराहट थी। जुनाश ने जैसे सरता बाँस से लगकर रहेगी। एक तो उसके ज़ोमा नहीं चले और पर उससे उसका पुरशौक अंदाज, एक तो जो उसकी जान सूखी जा रही थी और डर खौफ से ये जनाब है अपनी ही दुनिया में है, वो तंगती हुई जाने लगी कि इत्तसल की उसको गुलाबी गलाई थाम ली और एक ही जिसत में उसे अपनी जानिब खींच लिया। बस थोड़ा सा वेस्ट सेट कर लो, फिर इसके बाद तो मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरस में होगी। फिर उस कड़ी को तो मैं फुर्सत में खाऊंगा, फिर पता चलेगा उसका जायका क्या है। इत्तसल की इस खुली बेबाक गुफ्तगू पर वो कान की लो तक सुर्ख हो गई थी। दिल तो जैसे उस अपनी पसलियों के मजबूत दीवार तोड़ के बाहर आ गया था। वो जो बड़ी मुश्किलों से उसने सारी हिम्मत मजमा की थी, सबकी सब दम दौड़ गई थी। सुरमाई कांच पर पहरा देती, वो स्याह घनेरी पहलकों की बार गुलाबी रुखसार पर ना उठने के लिए गिरी रह गई। इत्तसल ने शौक से देखा था। अस्सलाम वालेकुम दादो, कैसी हैं आप? इस्लान ने 2 डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला और इत्याद से लॉक्ड कुर्ता व्हीलचेयर पे बैठी दादो के पास आ बैठा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आप सुनाओ कि आप कैसे? दादो ने मुस्कुराते हुए आगे हाथ बढ़ाया ताकि उसके सर पर शफ़क़त से हाथ रख सके। जैसे इस्लान ने एहतराम से थाम लिया और अपने सर पर हाथ रख लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, ये लीजिए। दादो जिंगर बर्गर फ्रेंच फ्राइज़ के साथ हैं। वो अपने ही धन में ट्रे हाथ में लिए किचन से बाहर आ रही थी। मशल की नज़र दादो के सामने वाले सोफे पर विराजमान असलान पर पड़ी तो आंखें होंक से खुली की रह गई। ये यहाँ कैसे और दरवाज़ा किसने खोला? वो यही सोचती रह गई। तुम रुक क्यों गई? आओ ना। मशल के रुक जाने पर असलान ने टोका, ज़्यादा सहन पर जोर मत डालो, डुप्लीकेट चाबी है मेरे पास।
दिल तो चाहा पूरी ताकत से उसके सर पर दे, मेरा कितना शातिर दिमाग है उसका। मशल चंदा देखो इस्लान आए हैं, बहुत दिनों बाद आए, उनके लिए कुछ इंतज़ाम करो खाने का, डिनर पे हमारे साथ ही करेंगे। दादो ने पहले ही कह दिया था ताकि मशली इस्लान को कोई बहाना ना बना सके। दादो आज हानिया के साथ कहीं खा जाना है? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, बल्कि हानिया आउट ऑफ सिटी है, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने गई है, शायद एक हफ्ते के लिए, इसलिए आज को खाना मैं आप लोगों के साथ खाऊंगा। इस्लान ने झट से कह दिया। और ये क्या बनाया है, दिखाओ मुझे। अब आज सिर्फ सुबह की एक कप चाय पी है। वो उठा और ट्रे अपने हाथ में लेकर उसकी कलाई भी थाम ली। तुम भी आओ। क्या मुसीबत है? हाथ छोड़े। मशल ने अपनी कलाई छुड़ाने पर जोर करने की कोशिश की थी, मगर वो फिर ठीठ बना उसको अपने साथ सोफे पर बिठाया था। हाँ खाओ तुम लोग, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। मशल बैठा। बेटा इस्लान को दो। जी दादो, उनको तकल्लुफ़ की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, आप अपना हक समझ कर खाने से भी भरपूर इंसाफ कर रहे हैं। मशल ने इस्लान के बर्गर खाने पर तंज किया था। बड़ी बुरी बात, मशल शोहर है, मचासी होता है तुम्हारा, इस तरह बात नहीं करते। दादो ने डिप पर डिपटा और सुन लिया। इस्लान ने इशारे से कहा हूँ। मशल ने ख्वाह से अपने सतों नाक से कड़ी थी। मैं मचासी खुदा हूँ, तुम्हारा ख्याल रखा करूँ मैं, मेरा तुम ख्याल रखा करो मेरा। असलान ने थोड़ा सा बर्गर खाकर वापस ट्रे में रखा और उसकी कलाई एक झटके से अपनी जानिब के भी मशल की हल्की सी चीख निकल गई। क्या हुआ मशल, कहीं गिर गई होगा? मशल के इस तरह चीखने पर दादो ने बेचैन हो गई। अरे नहीं दादो, बस वैसे ही फ्रेंच फ्राइज़ खा रही थी कि अपनी उंगली भी चबा गई। असलान ने पुरशौक नज़र से उसकी गंदमी रंग से छलकते गुस्से को देखा था। मुझे नहीं पता आप इस कदर बदतमीज़ भी हो सकते हैं। वो सिलकती तपती वो असलान को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी थी, जिस पर असलान हौले से हंस दिया। जान असलान, अभी आपने हमारी बदतमीज़ियाँ देखी कहाँ है? चलो बेडरूम में अपने कुछ साखे के नज़ारे दिखाओ। असलान की ऐसी खुली गुफ्तगू में मशल के हिसाब से चला उठते हैं। मुझे अगर पता होता आप इस कदर चीप और घटिया गुफ्तगू करेंगे या आपका जहर इतना सतही है, तो मैं कभी आपसे निकाह नहीं करती। मेरी जान इसे चीप या घटिया नहीं कहती, इसे मोहब्बत कहते हैं, इश्क कहते हैं, जुनून कहते हैं। जो मुझे तुमसे हो गया। असलान ने उसको थोड़ा और नज़दीक कर लिया तो खुद से, यही इश्क जुनून मोहब्बत आपको यकीन हानिया से भी होगी। अपने तौर पर समझी के तो बहुत बड़ा तंज का तीर फेंका है, मगर वो गलत, वो भी टीटों का सरदार साबित हुआ, बल्कि चकना घोड़ा बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हानिया और मेरे समय एक साथ ज़रूर पढ़ते थे, एक दूसरे से हर प्रॉब्लम शेयर करना, डिस्कस करना, हम उसको मोहब्बत समझते हैं, मगर मैं अब रियलाइज़ किया है कि वो एक झूठ, एक धोखा था। असल प्यार, असल हकीकत सिर्फ मोहब्बत तुम हो, सिर्फ तुम। अब तुम ये जानो, ये ना मानो, मानो या ना मानो, और मैं ये सब नहीं मानने वाली, आपकी बातों में कतई नहीं आऊँगी। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसकी मजबूत आहनी बाहों से खुद को आज़ाद करने का भरपूर एहतजाज कर रही थी। जी मुझे इल्म है तुम कितनी बेवकूफ़ और कितनी अक्लमंद हो, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि तुम बेवकूफ़ की सरदार हो। मशल कहाँ हो? क्या खाना बनाने चलेगी? दादो की आवाज़ पर दोनों ने उन्हें देखा। अपनी बातों में तो दादो को भूल ही गए थे, मगर इतना ज़रूर याद था कि जहाँ वो मौजूद है सरगोशी में बात करनी है ना। नहीं नहीं दादो तो वो बुरी तरह लड़खड़ा कर रह गई। असलान की पनाहों में से निकलने के चक्कर में संभलते संभलते भी बिखर कर रह गई। असलान को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। मशल की नाराज़गी, उसका खफास अंदाज, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ज़िंदगी जीना अच्छा लग रहा है, सांसों को महकाना, दिल धड़कना, सब कुछ अच्छा लग रहा था। असलान ने उसको ज़्यादा मुश्किल में नहीं डाला और नहायत एहतियात से उसको खुद से अलग कर दिया। मैं रात को डिनर नहीं बनाऊँगी, जिसको खाना है वो खुद बना ले, मेरे बला से जहन्नुम में जाए। असलान की बातों और हरकतों ने सही मायनों में उसको जिच कर दिया था, बल्कि ठीक ठाक चढ़ा दिया था। मशल, दादो ने ज़रा सख्ती से कहा, और वो कुछ भी बोलती है रहने दे दादो, आज डिनर मेरी तरफ से। असलान के होठों में से पुरशौक दिलबरा सी मुस्कुराहट गायब भी नहीं हो रही थी, जो मशल की पूरी चांद जला रही थी। वो पैर पटकती वहाँ से चली गई। दादो, आपकी पोती की ना ऊपर की मंजिल टोटली खाली है, आपकी ना ऊपर की मंजिल टोटली खाली है। असलान एक बार फिर अपनी दादो की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो ऐसी नहीं है, बदलिहाज तो बिल्कुल भी नहीं है। घर आए मेहमान को पता है इससे तो एहतराम देती है, मेहमान नवाजी करती है। दादो ने फ़ौरन से मशल की तरफ तारी की थी। मैं जानता हूँ, और ये आपने क्या कहा है? मैं अपने घर के मेहमान कब से हो गया? मैं आपका दामाद हूँ, आपको शर्मिंदा होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। असलान ने दादो की दोनों हाथ थाम लिए थे। दादो नहाल सी हो गई। असलान तो उन्हें पहले भी बहुत पसंद था। मशल से निकाह करने पर नाराज़ ज़रूर थी, मगर बहुत स्वभाव और समझदारी से उसने दादो को समझा लिया था। वो उसके अखलाक और समझदारी की क्रेता हो गई थी। रात का डिनर रेडी हो गया। असलान ने मटन पुलाव बनाया था और 7 अंडों का आमलेट, और डाइनिंग टेबल पर चुन भी दिया था। दादो के पास आया। चलें दादो, आप डाइनिंग टेबल पर आए, और वो दादो की व्हील चेयर घसीटता वहाँ तक ले आया था। बेटा मशल, आप इस नोट सी बिल्ली की फिक्र मत करें, मैं आज जाकर लेकर आता हूँ। मुस्कुराता हुआ मशल के बेडरूम में आया। मशल बेड पर लेटी थी, आंखों पर बाजू रख के। वो हौले मुस्कुरा के गर्दन को इधर उधर नफ़ी में हिलाता आगे बढ़ा। मशल, अस्तान ने धीरे से पुकारते हुए उसकी कलाई थामी थी। मशल इस लम्स पर करंट खाड़ कर रह गई। अपने बेडरूम में उसकी मौजूदगी का उसको दिल बुरी तरह धड़का गया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
वो तो समझी थी, अज़लान चला क्या होगा? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? वो बेड से नीचे उतरी थी, क्या मतलब? भाई कैसे किसी गैर लड़की या नामहरम की नहीं आप अपने मन को के क्या मन को के बेडरूम में आया हूँ। अब उस बहस को बात के लिए उठा के रखो, मेरे साथ चलो डाइनिंग टेबल पर। मुझे पता था कि तुम कुछ बना के खिलाओगी नहीं, इसलिए मैंने मटन पुलाव अंडों का ऑमलेट बनाया है, मुझे नहीं खाना कुछ भी। वो ज़िद्दी लहजे में बोली, देखो मुशर, मुझे तंग मत करो, मुझे वैसे भी बहुत शदीद भूख लग रही है। तुम चल रही हो सीधे शराफत से, या फिर मैं तुम्हें उठा कर ले चलूँ? वॉट, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? उसकी बात पर मज़ीद 2 कदम पीछे हटी थी, कहीं वो अपने कहे पर अमल नहीं ना करे। देखो भूख में ना तो मेरा दिमाग ठिकाने पर रहता है और ना ही दिल अपनी जगह पर। अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चल रही हो या नहीं? ज़ोमानी लहजे की धमकी करामत साबित हुई थी। ये क्या है? मशल ने डिश में मटन पुलाव देखा, जो समझ नहीं आ रहा था कि चावल मटन से गुले मिले रहे हैं या मटन बड़े बड़े सुर्ख टमाटर पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी है खा लो चुपचाप। मशल ने बुरी तरह अज़लान को घूरा था, जो अपनी प्लेट में मटन पुलाव निकाल कर अपनी तरह ज़ोक़ शौक़ से खाने में मगन था, जैसे ये पुलाव बहुत ही मज़े का बना हुआ। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, खुद ने ये अजूबा बनाया तो खुद ही खाएंगे ना, सिर्फ सोच कर रहेगी। उसने प्लेट को ड्राइंग रूम में कोई रखी कांच के टेबल पर रखी ट्रे देखी, जिसमें अभी अभी उसका बनाया हुआ जिंगर बर्गर और फ्रेंच फ्राइज रखी थी, और उठी और ट्रे में ले आई। ठंडी ज़रूर हो गई थी, मगर उसके अपने हाथ की बनाई हुई थी, इसलिए उस अजीब नमूने को खाने से बेहतर अपनी ही डिश खाई जाए। मशल पूरा किचन समेट कर थक गई थी। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो अपनी जगह पर रखी हुई थी? मसालों का बुरा हाल, फ्रिज में रखे टमाटर, हरी मिर्चों का सत्यानाश, किचन के मार्बल फ्रेश फर्श पर प्याज के छिलके, अंडों के छिलके, शेल्फ की दीवारों पर दीवारें गंदी। उफ, मशल ने अपना सर पीट लिया, दिल चाहा अपने बाल नोच के बाहर निकल जाए। इस कदर गंदा किचन करके बनाया भी क्या? वो बाहर आई तो वो अभी तक दादों के साथ कुछ गप्पों में मसरूफ था। मशल ने खड़ी देखी जहाँ रात के 2 बज रहे थे। वो तन फन करती उसके पास आई, आप अभी तक यहीं हैं? जाते क्यों नहीं अपनी फ्लैट में? एक तो किचन समेट कर कमर तख्ता ऊपर से उनकी मौजूदगी में पूरी कसर कर दी थी। तुमसे किसने कहा मैं चाह रहा हूँ? मोहतरमा, मैं आज यहीं ठहरने वाला हूँ। वॉट आर यू मैड? उसके तो जैसे सर पर से लगी और पाँव पर कभी। मशल क्या हो गया है, कैसा बिहेव कर रही हो? दादो ने घर का दादो, आप इस वक्त चुप रही रहें। बहुत हो गई मेरी बर्दाश्त। जितने अज़लान के नज़ारे उसने अब तक देखे हैं नाकाफ़ी हैं। अज़लान से शादी करने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि वो आम मर्दों की तरह शोहर वाले बिहेव नहीं करेगा उसके साथ, क्योंकि उसकी पहले से बीवी है, और हाने जैसी बीवी जो अपने शोहर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई इस पर, या क्या वो किसी गैर लड़की पर नज़र आ रहा है। मगर अब तो लगता है कि बाजी उल्टी पड़ गई है। जो उसने सोचा चाहा कुछ भी उसकी सोच के मुताबिक नहीं हो रहा था। वो बुरी तरह चला रही थी। अज़लान का जो अब वजूद अब उसके बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। ओके पापा, इतना गुस्सा नहीं अच्छा नहीं है तुम्हारी नन्ही सी जान के लिए। अज़लान मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया और चलता हुआ उस तक आया। रुका। अज़लान बेटा, आप मशल की बातों का बुरा मत मानो, आप यहाँ आराम से रुक जाओ। दादो के लबो लहजे से साफ फिक्रमंदी ज़ाहिर थी। दादो, आप परेशान मत होइए, आज अस्पताल में मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं अब डायरेक्ट अस्पताल जाऊँगा। वैसे वापसी सुबह ही होगी। अज़लान ने दादो की फिक्रमंदी महसूस कर ली थी। फिर मशल की हिन्नी आंखों में बगौर देखा। अपने दिल में झांको और इन हिन्नी आंखों में देखो जहाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अक्सर मिलाता हुआ नजर आएगा। जिस मकसद के तहत तुमने मुझसे निकाह किया है, शुक्र करो मेरी जगह कोई और नहीं, वरना मैं तो मजबूत हिसाब का मालिक हूँ, जिससे अपने नफ्स और अपने जज्बात पर काबू है। लेकिन अगर ऐसी ही तुम्हारी अदाएँ रहीं तो शायद मैं खुद को तुम्हारी तरफ आने से रोक नहीं पाऊंगा। और फिर वह उसके चेहरे पर झुका, उसके रुखसात पर एक खूबसूरत सी गुस्ताखी कर गया। आई लव यू जान अज़लान। वो फिर वहाँ रुका नहीं, चलता चला गया। मशल पूरी तरह गड़बड़ा कर रह गई। अज़लान की इस बेसाख्ता और अचानक से हरकत से उसके जिस्म का पूरा लहू चेहरे पर सिमट आया। उसने गड़बड़ा के दादो को भी देखा। वो बैठे बैठे सो रही थी। उसका चलता सांस थम सा गया। चेहरे पर उस लम्स की तपिश ने उसके दिल को ज़ेर कर दिया था। हया से पलके लड़सने लगी थी, शर्म से शरगफी लब थड़थड़ाने लगे थे। वो ये कैसा वजूह है जिसने उसे लपेट में ले लिया था? ये कौन सा जज्बा है जिसके हिसार में वो कैद हो गई थी? लम्हा पे लम्हा ये पल, ये वक्त ठहर सा क्यों गया था? हर शय थम सी क्यों गई थी? और उन सब की वजह ये है उसका हाथ बेख्तियारी में ही अपने रुखसार पर आ ठहरा था। मशल ने दादो और अपने कपड़े सर्फ में धोए थे, वही तय कर रही थी कि उसका मोबाइल बजर देने लगा। उसने तय करता दुपट्टा और वार्डरोब में रखा और बेड के साइड टेबल पर से अपना फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर अज़लान कॉलिंग चमका रहा था। उसने बड़ा सा मुंह बनाया। पहले सोचा फ़ोन नहीं उठाएगी, फिर ख्याल आया ना उठाया तो कहीं वो खुद ही यहाँ ना आ टपके, इसलिए फ़ोन रिसीव कर लिया।
कहिए क्या काम है। बदलिहाज़ी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कभी कभी तो वो सोचती कि वो इतनी बदतमीज़ और बदलिहाज मिजाज बदलिहाज नहीं थी जितनी वो उन कुछ दिनों में हो गई थी, और इन सब की वजह वो ये बंदा था। हाँ मशल, आज शाम में रेडी रहना, हमें शादी में चलना है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त इत्तसल की आज बारात है। असलान के लब लहजे में जल्दबाजी से थी, शायद वो उसे वही जाना था, मगर अशल ने सिलक कर फ़ोन घूरा। आर्डर तो ऐसे दे रहे हैं जिससे कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी बेतकल्फ़ी है। आपको ये खुशफहमी क्यों कर हुई कि मैं आपके साथ शादी में जाऊँगी? तड़कता हुआ जवाब ज़ाहिर था। मशल, हम बाद में लड़ेंगे, अभी फ़िलहाल जो मैं कह रहा हूँ वही करो। और मैंने भी कह दिया कि मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाने वाली। उसने भी दो बदो जवाब दिया। ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? कुछ देर खामोशी के बाद असलान की आवाज़ एयर पीस में गूंजी थी। बिल्कुल, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। फ़ाइन, मैं शाम को ठीक 7 बजे घर पहुँच जाऊँगा। तुम जिस लिए मुझे मिली, मैं फिर तुम्हारे कुछ भी सुने बगैर तुम्हें उठाकर गाड़ी में डाल दूंगा। फिर मुझसे शिकायत मत करना। तो आप खाने को ले जाए ना, मुझे क्यों ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं? क्योंकि तुम मेरी चहेती बीवी हो इसलिए। आप मशल्ले दांत भेजे थे। नो आर्गूमेंट। ठीक 7 बजे, और फिर फ़ोन बंद हो चुका था। ओफ, मशल उलझ कर रह गई थी। पता नहीं खुद को क्या समझते, ज़बरदस्ती है क्या? नहीं चाहूँगी, क्या कर लेगी? वो बड़बड़ाती हुई वार्डरोब की समझ बड़ी थी। और हैंगर क्या हुआ? ऑर्डर रेडीमेड धानी कंटर का उसका कढ़ाई वाला सूट निकाला। वॉल क्लॉक देखी जहाँ 7 बजने में 1 घंटा बाकी था। उससे कुछ बैद नहीं थी, जिससे कि जैसी उनकी हरकतें हैं वो अपने कहे पर अमल ज़रूर करेंगे। बाकी के बगैर तय किए हुए कपड़े को उसने एक साइड पर रखा और खुद तैयार होने ड्रेसिंग रूम में घुस गई। अंदाज में इसके दर्जन जलाहट थी कि दिल चाहा हर शय को आँख लगा दे। ठीक 7 बजे वो अपनी पूरी तैयारी आन बान शान के साथ उसके सामने खड़ा था, ब्लैक 3 पीस सूट में, और किसी और ही जगह जहाँ का पोशीदा लग रहा था। ये तो उसने आज देखा था कि उसके अंदर मस्ती हसन कोट का सिमटा हुआ है लंबा चौड़ा वजूद, मरवाई देवता जैसी वजाहत। किस चीज़ की कमी थी उसमें? मेरा ख्याल है किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर आने को उस देवता जैसे हुस्न के मालिक असलान की कदर क्यों नहीं? क्यों वो उसका एहसान नहीं करती? क्यों वो अपनी खुशी असलान में ढूंढने की बजाय किसी और में ढूंढ रही है? अगर वो अपने शोहर में अपनी खुशी ढूंढती तो असलान कभी भी मेरी जानिब कदम ना बढ़ाता, कभी भी मेरे चेहरे में अपनी खुशी को नहीं ढूंढता, मेरे कर्ब को महसूस करके खुद को सुकून में नहीं पाता। अगर मुकम्मल तौर पर मेरा जायज़ा ले लिया हो तो क्या हम चले? मशल की गहरी सोचों का तसलसल असलान की गंभीर आवाज़ से तोड़ा था। वो खुद अपनी ही सोचों पर शर्मिंदा होकर रह गई थी। वैसे सादगी में ही इतना गजब उठाती हो, इतना लाइट से तैयार होकर मेरी जान लेने का इरादा है। सरगोशी नहायत मतम थी। मशल ने हिरनी आंखें ऊपर को उठाई और मुकाबिल के चेहरे पर शोखियों का एक जहाँ पाता वो चमक, वो रोशनी थी जो अपने असलान के निकाह से पहले नहीं देखी थी। जहाँ वो खुद से बेजारियत और लापरवाही दिखा रही थी। क्या ख्याल है आज रात ही तुम्हें बेडरूम में स्टे करूँ? फिर जी कर भर कर देखती रहना। असलान ने एक बार फिर से उसके खोए हुए अंदाज को शौक से देखा था। मशल इस बार बुरी तरह गड़बड़ा कर रख गई थी और बगैर उसे कुछ कहे आगे बढ़ी। असलान मुस्कुराता उसके पीछे चल दिया। बिल्ड रेडर स्थानी फुल गोल्डन काम से मज़ेन शरारे में मलबूस जुनाश की गुलाबी रंगत खुली खुली सी जा रही थी। उसका मासूम भोला भाला हसन आज तो आतिश से कम नहीं लग रहा था। हसीन तो वो पहले ही थी, मगर आज तो उसकी छुप ही नहीं निराली थी। चांद को शर्माता उसका हुस्न अस्परों को मार देती उसकी खूबसूरती। जिसने देखा वो देखता चला गया। आज उसकी सरमई कांच में छिपे सपने पूरे दिल में खूब दबी ख्वाहिश रंग ले आई थी। वो जो ना चाहते हुए भी उसकी सोचों का महवर था, आज हमेशा के लिए उसका होने जा रहा था। उसे फ़ख्र था कि वो इत्तज़ल के दिल में बसती है, अपनी किस्मत पर रश्क था कि वो इत्तज़ल की आंखों का ख्वाब, उसके दिल की ख्वाहिश, उसकी मोहब्बत का इश्क है, और उसकी ज़िंदगी है आती जाती सांसों में खुशबू बनकर महकती है। ज़िंदगी की हर राह गुजर पर, हर दुख तकलीफ, हर खुशी और गम में वो जुनाश का साथी था। कदम ब कदम साथ चलने पर मत नहीं है जुनाश के दिल का डर आज ख़त्म हो जाएगा। आज वो इत्तज़ल से कहतेगी, हाँ इत्तज़ल, तुम ही अकेले उस मोहब्बत की कांटों भरी राह में नहीं चले। यकीन करो, मान लो कि मैं भी तुम्हारी मोहब्बत की आग में जलती हूँ। पल पल लम्हे लम्हे अज़ियत भरे दर्द से गुजरी, मगर ज़माने भर के डर और खौफ हमेशा मेरी मोहब्बत के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। मेरे दिल में मनहूसियत अपने नीचे गाड़े खड़ी थी, जिसके अपने पंचे गाड़े खड़ी थी, जिसमें कदम जहाँ चढ़ते हुए वो आखिरी जगह उजड़ जाती थी, वीरान हो जाती थी। सो गंभीर खामोशी गुप्त अंधेरा छा जाता था। मगर इत्तसल तुमने साबित कर दिया कि मोहब्बत कभी किसी से नहीं हारी है। रिश्ता हर अजियत, हर तकलीफ़ पर हावी है। जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है। यकीन की दीवार उस कदर मुस्तहकम है हो जाएगी। आज की गलतफहमी और नफ़रत पर छाई भी अभी नजर ना आएगी। इस वक्त जोनाश तिलहन के रूप में खड़ी खुद को कदर आईने में देख रही थी। सुपर ब्यूटीफुल। मशल की आवाज़ पर जोनाश की सोचों का तसल्सल टूटा था। मशल चलती हुई उसके पास आई थी। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत दुल्हन कभी नहीं देखी। मशल की तारीफ पर जोनाश हया से चमक गई। शर्म से उसकी गंभीर पलके के बार गुलाबी आरस पर गिरे, गुलाबी होंठों पर शर्मगी मुस्कुराहट एक जहाँ बात क्या हुआ था। मशल उसको देखती ही देखती रह गई।
आज अगर सनाशा शपरा लग रही थी तो मेरा भाई भी किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा है। कुदरत ने आंखों ही आंखों में उसकी नज़र उतारती थी। ठीक है, कह रही हूँ कुदरत, ऐसा लग रहा है कि तुसल भाई ने एक जजीरा फ़तह कर लिया। और वाकई सनाश खूबसूरत और हसीन कीमती जजीरा है। रोबी ने भी खुल के तारीफ़ की थी। तुम दोनों भी बहुत प्यारी लग रही हो, शरारती सी। तुम्हारा ये भाई अगर इस वक्त रियासत का शहज़ादा बना है तो सिर्फ तुम्हारी कोशिशों की वजह से। इस दिन अगर तुम दोनों ने मेरी मदद न की होती तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार जाता। इत्तेज़ाल ने मशकूर नज़र से अपनी बहनों को देखा। रूबी को भी वो कुदरत से कम नहीं समझता था। इसलिए तो कहते हैं बहनों का रिश्ता होता ही बहुत खूबसूरत है। असलान ने अंदर इत्तिसाल के रूप में कदम धड़ा था और उन दोनों बहनों के सर पर बड़ा बरातराना शफकत से हाथ रखा था। ठीक कहते हैं असलान भाई, आप भाई तो बहनों का मान होते हैं, उनकी खुशियों पर अपनी जान तक कुर्बान कर देने वाले। कुरत ने झिलमिलाती आंखों से दोनों को देखा। अच्छा, अब तुम दोनों बाहर जाओ। देखो, अगर काशी साहब तशरीफ़ ले आए हों तो उन्हें बताना कि टाइम बहुत हो गया, किसी से इंतज़ार और सब्र की घड़ियाँ काटी नहीं जा रही। असलान ने इत्तिसाल की जानिब एक पुरशौक सा जुमला छाला था जो इत्तिसाल अच्छी तरह समझ गया था। वैसे तैयब ने तेरे बेडरूम को बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया है। असलान ने पूरे कमरे पर एक तायराना नज़र डाली थी। गुलाब के बुके और इनकी पत्तियों के हर सू बखेरे हुए थे, मगर आज उन फूलों की खूबसूरती और अहमियत इस फूल के आगे कुछ नहीं हो जो कुछ ही देर में अब मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। शायराना लबोलहजे में कहते हुए तसल जुनाश के बीचों खम से खो से गया था। चले, हाँ चलो। कुछ घंटों में उसका निकाह हो गया था। मोहब्बत को मोहब्बत मिल गई थी, उसका इश्क सुरखरू हो गया था। उसे जुनाश की शक्ल में शर्मिंदा तामीर मिल गई थी, उसके दिल की मुराद पूरी हो गई थी। जुनाश को वो जैसे पहले किसी के कीमती शय की तरह दिल में संभाल के रखता था, अब उससे ज़्यादा वो उसकी हिफाजत करेगा, उसकी हर खुशी ख्वाहिश पूरी करेगा। स्टेज पर सिकड़ी सिमटी सी बैठी जुनाश के दिल की धड़कनों को बराबर में बैठा इत्तिसाल आप बखूबी सुन सकता था। उसकी ज़ीरो बम बिखरी हालत को वो बासानी महसूस कर सकता था। और क्यों ना वो उसके दिल सांस तक रसाई पाता। वो तो पूरी तरह इत्तिसाल के दिलो दिमाग में पूरे तमतराक के साथ बराजमान है। इसकी रग ज़राफ़त फिक्री तो वो मज़ीद उसके करीब हो गया। उसका कसरती पास सुनाश के नाजुक शाने से टच हुआ। सुनाश इंदर तक कपा के रह के उस लम्स को महसूस करके रुखसती का शोर मच गया। दुनिया को दिखावे की खातिर और सबसे बढ़कर अपनी औलाद के नज़रों में मुकाम पाने के लिए अस्मा ने रस्म में भरपूर शिरकत की थी। जुनाश के साथ पनाह चाहते हुए भी बर्ताव सलूक का वो रवैया रखा क्या हुआ था। हुए सब मेहमानों को लगा कि चाँद से दुल्हन लाई है तो मकरूर तो होंगी ना। जुनाश की कुर्त और मशल इत्तिसाल के बेडरूम में ले आए थे। अभी उसने 2 कदम आगे बढ़ाए थे कि शोर मच गए। अरे, इत्तिसाल के हाथ पर कितना गहरा जख्म आया। इत्तिसाल गिर गया। बाइक वाले ने इत्तिसाल को मर दिया। हर कोई अपने अपने बोलियां बोल रहा था। घर में चैम हो गया चल रही थी, मगर जुनाश के दिल की रफ्तार सांसों में थमना तो कुछ और ही कहानी सुना रहा था। कुदरत तैयब ने अंदर झांका था। चलती आओ बाहर, तुम्हारे भाई अरसल को बचाने के चक्कर में इत्तिसाल भाई को जख्म आए हैं। हाय मेरा बच्चा। कुदरत तो दिल पर हाथ रखकर बाहर भागी थी। मेरे बच्चे को तो तुम ठीक हो ना नाजिया, ज़्यादा तो नहीं लगी ना। काफ़ी देर बाद इत्तिसाल अस्मा और असलान के हमरा अंदर दाखिल हुआ था। अस्मा ने उसको आराम से बेड पर लिटा दिया था। आंटी, इतनी परेशानी की बात नहीं है, मैंने चेक कर लिया, मामूली सी खराश आई है। असलान ने तसल्ली बख्श जुमला कहा था। मगर बेटा, अस्मा ने कुछ कहने के लिए असलान को कहा ही था कि नज़र दुल्हन पर बनी जुनाश, ये सब इसकी वजह से हुआ। ये है ही मनहूस, सबको खा जाएगी इसकी मनहूसियत। अब उसकी इस पर्चे मेरे बेटे पर पड़ गई है, नहीं छोड़ूंगी मैं इसको, जान से मार दूंगी। कहा भी था कि मत करो इस लड़की से शादी, और देखो माँ की बात ना मानने का नतीजा। मगर आज मैं ये किस्सा ही ख़त्म कर दूँगी। अस्मा चाह अंदाज में आंखें बढ़ी। उससे पहले कि इत्तिसाल या असलान अस्मा को पकड़ते वो जुनाश तक पहुंच चुकी थी। तो उस फितने की चढ़ है, तो उस पूरे फसाद की जिम्मेदार है। मैं तुझे मार कर अपने घर और औलाद को महफूज करूंगी। अस्मा ने अपने दोनों हाथ उसकी साफ शफाफ सराही गर्दन पर रख दिए, उसकी गर्दन दबा दी। आंटी छोड़ दीजिए, क्या कर रही है। मुश्किल ने पूरी कोशिशों से जुनाश को अस्मा की चंगल से छुड़ाया था। असलान और इत्तिसाल भी तेज़ी से अस्मा के सिमत आया था। उस दौरान कुरत भी अंदर चली आई थी। अस्मा को असलान और इत्तिसाल ने पकड़ा हुआ था। जुनाश के चेहरे पर मौत की वहशत थी। वो समझ थी कि क्या हो गया है। वो तेज़ी से जुनाश के पास और उसके बेजान वजूद को छुआ जो ठंडा यख हो रहा था। जुनाश, कुरत ने धीरे से पुकारा था। जुनाश ने बुरी तरह चौंक कर कुरत को देखा था। नहीं, शिगर फिर लबों पर मामूली सी जंबिश हुई थी, आंखें वहशत से पड़ी हुई थी। कुरत, अम्मी को ले जाओ जी। इत्तिसाल भाई मशल और कुरत अस्मा को बाहर लेकर जाने लगे थे। मेरे बेटे से दूर रहना। वो पलटकर जुनाश को वार्न करना नहीं भूली थी। उनकी आंखों में इस वक्त इतनी आग तहकते शोले की चिंगारियाँ थी जैसे जुनाश अभी खड़े जलकर खागस्तर हो जाएगी। असलान ने जुनाश पर हल्की सी नजर डाली। इत्तिसाल को इशारे में बहुत कुछ समझाया कर चला गया। उसे अभी उस प्यारी और मासूम सी लड़की पर बहुत अफसोस होता है। इत्तिसाल ने थोड़ा लॉक्ड किया और पुरसुकून सा होकर बेड पर आ बैठा। खुद को रिलैक्स करने के बाद उसने सामने खड़ी जुनाश को देखा। कितने ओहदे किए थे खुद से, वो जुनाश की हिफाजत करेगा, उसकी कीमती चांद की तरह संभाल कर रखेगा। मगर क्या हुआ। पहले कदम पर उसकी कांटों भरी चादर पर घसीट लाया। इधर आओ। जुनाश ने हाथ धीरे से पुकारा था।
जोनाश ने चौंक कर देखा। उसके गिर्द अस्मा के जहरीले नोकीले लफ्ज़ों की पेशकश थी, मेरे बेटे से दूर रहना। उसके कानों में पूरे ज़ोर और शोर से जुमला उसकी जिस्म के साथ साथ उसकी रूह को भी उधेड़ रहा था। जोनाश नहीं। जोनाश ने इधर इधर नफ़ी में गर्दन हिलाई। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? इत्तेसल बासानी उसके अंदर के तूफान को सुन सकता था, उससे पहले वो बिखर जाए। उसे समेटना बहुत ज़रूरी था। सुनी, इधर आओ मेरे पास। इत्तेसल धीरे धीरे कालीन पर मजबूत कदम धरता उस तक पहुँचा था। जोनाश ने उसको अपने पास आते देखा तो दूर से जाकर चुप की, दीवार से जाकर चुप की। इत्तेसल अनबराउन आंखों में शोखियों और खुशियों को एक जहां बात की उस तक पहुंचा था। दीवार पर दाएं बाएं हाथ रिकाकर खड़ा हो गया। बगौर उसको देखता बिना उसे कुछ कह सके। साफ शफाफ सराही और गर्दन पर झुका था, जहाँ वो अपने वालहाना प्यार की एक दास्तान रकम करता चला गया, जहाँ अपने यकीन पर यकीन की मेहर सबत करता चला गया। उसके चेहरे की हर नकुश को अपनी आंखों में कैद करके अपनी चाहत और मोहब्बत की कहानी सुनाता चला गया, ये जाने बगैर के मुकाबिल की जान इस कदर मुश्किल में आके उसका दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। मगर इत्तेसल को कब होश था, कब परवाह थी उसकी बेतरतीब धड़कनों की गैर होती हालत की। इत्तेसल अपना चेहरा उठाया, उसकी गुलाबी चेहरा देखा जो सुर्ख अनारी हो रहा था। सुरमई आंखों बंद थी, मगर उनकी लरसती पलकों की रस्जिश उसको अंदर का हाल ज़रूर बता रही थी। इत्तेसल होले से मुस्कुरा दिया और छुपकर उसके नाजुक अंदाम पैकर को अपने कसरती बाजों में फेरे। वो चलता हुआ बेड तक आया था और नहायत ताजगी और एहतियात से कांच की गुड़िया को बिस्तर पर लटा देता। अगर मामूली सी भी ठोकर लगी तो कहीं वो टूट कर चकनाचूर ही ना हो जाए। किस साहिब की खातून है, ज़रा भी एहसास नहीं। अगर इत्तेसल भाई की चोट लगी हुई थी तो उसमें जोनाश का क्या कसूर? और ज़ख्म भी कौन सा गहरा था, नहायत मामूली सा था। वो भी अपने ही भांजे को बचाने में लगा। ये नहीं था देखा कि अगर इत्तेसल भाई बर वक्त अपने भांजे को ना बचाती तो वह इस वक्त अस्पताल में होता। मगर नहीं, हद है आजकल की माओं से। आज भी इसके 21वें सदी में चाहलाना फरसुदा ख्यालात रखने वाली खातून होती हैं। डिस्कस्टिंग। उसने नकुआ से मुंह खिड़की की जाने फेर लिया था। वो बहुत गुस्से से में थी। इत्तलान ने नज़र भर के मशल को देखा था और मुस्कुरा के विंडो स्क्रीन पर नजर डाली। बेचारी जोनास की किस कदर सहम गई थी। डर और खौफ के मारे उसकी रंगत बिल्कुल स्पीड पर गिर गई थी। ऐसा लग रहा था अभी बेहोश हो जाएगी। मशल की आंखों में चिड़िया की तरह खौफ सता। जोनाश का सरापा घूम गया था। बहुत अफसोस हो रहा था, साथ हमदर्दी भी हो रही थी। तुम फिक्र मत करो, इत्तेसल संभाल लेगा। वो बहुत समझदार और अक्लमंद बनता है मेरी तरह। असलान ने इत्तेसल की तारीफ के साथ साथ अपनी भी बड़ाई पेश की थी। मशल ने चेहरे का रुख घुमाकर तब कर उसको देखा। जी, आपकी समझ आ रही है कमंदी ने के तो गली गली डंगे बच रहे हैं। तब से लगता जवाब फ़ौरन हाजिर हुआ। तो फिर ठीक है, आज तुम मेरे अपार्टमेंट में चलो तो मैं फुर्सत से बताऊंगा कि मैं कुछ कितना समझदार अक्लमंद की बातें और हरकतें करता हूँ। उससे महसूस होते हुए कहा था। वॉट? मशल जोर से चीखी थी। असलान खबरदार, जो आपने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गशत शहादत उठा के वार्न किया था। कसम से इस वक्त इतनी गजब की लग रही हो, बिल्कुल बीवी लग रही हो। इस तरह लड़ती झगड़ती असलान ने गशत शहादत पकड़ के अपने लबों से छोली थी। मशल का तो जैसे पूरे जिस्म का खून चेहरे पर से मिटाया था। वो जज्बत सी होती है, उन्हें उंगली उसकी मुट्ठी से छुड़ाती, पहलू बदल के बैठ गई थी। जुबान तो इतनी चल रही थी, तालू से चिपक गई थी। दिल की धड़क उन्हें उसको रीढ़ की हड्डी तक संसार के रख दिया था। असलान की शरारतें शर्टें बेबाकियाँ बढ़ती ही जा रही थी। गाड़ी पार्किंग लॉट पर पहुंच चुकी थी। मशल अपनी जानिब का डोर खोला और नीचे उतरी। सलान ने भी गाड़ी लॉक की और दोनों साथ साथ सीढ़ियां चढ़ने लगे। अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचे ही थे कि सलान ने मशल की कलाई थाम ली। मशल ने नज़र उठाकर उसको देखा। चल रही हो मेरे अपार्टमेंट में? शौकियाँ समोए वो दिलकश से पूछ रहा था। बहुत खूब, तो मेरे पीछे ये रंग रलियाँ मनाई जा रही हैं, यानी फुल याशी। अचानक से तंग से भरपूर नफरत ज़दा आवाज़ पर दोनों ने ही चौंक कर देखा था। मशल ने चेहरा थोड़ा ऊपर की जानिब उठाया, जहाँ हानिया रेलिंग थामे चीड़ फाड़ देने वाली नज़रों से दोनों को देख रही थी। मशल को तो ऐसा शिद्दत से महसूस हुआ जैसे उस इमारत की हर ईंट उसके ऊपर गिरी हो और वो उसमें धंसती जा रही हो। मगर शौक की कैफियत में असलान कुछ ही पल रहा होगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हानि उन दोनों को एक साथ देख ले, बल्कि उसने तो मशल का हाथ भी नहीं छोड़ता। मशल को जब एहसास हुआ तो उसने झटके से अपनी कलाई छुड़वाई और आगे की बाकी तो सीढ़ियाँ चिड़ी। मगर राह में फ़ौरन हानि हाइल होगी। कहाँ भागी जा रही हो? जो हरकतें मेरी पीठ पीछे की जा रही हैं, ज़रा सामने भी तो करो, मैं भी तो देखूँ लबान कि कितनी अदाएँ हैं तुम्हारे अंदर। हानिया, अंदर चलो। असलान हानि के पास आया और उसका हाथ थाम कर अंदर जाने लगा। क्यों अंदर चलो? तुम्हारे और इस बगैरत के नज़ारे देख लूँ मैं? अगर अचानक ना आती तो जाने ये खुली बगैरती कैसी देखती तुम लोगों की। अंदर चलो और अपनी बकवास बंद करो। हानिया असलान के हाथों से किसी बंद मछली की तरह फिसल रही थी। उसको काबू करना बहुत मुश्किल होता, मगर असलान ज़बरदस्ती उसको अंदर घसीटता हुआ अंदर ले गया। मशल भी अपनी अथल पुथल
धड़कनों को संभालती अपने अपार्टमेंट में आई थी। वो वहीं ड्राइंग रूम में बैठ गई थी। इज़लान और हानिया दोनों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। लड़ाई हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। मशल को लगा कि जिससे उसकी कानों के पर्दे फट जाएंगे। उसने अपने वफाद, अपने कर्ज की खातिर इस्लाम से निकाह किया था। ये भी नहीं सोचा था कि अब जब हानिया को पता चलेगा तो कितना बड़ा तूफान आएगा, कितनी बड़ी क़यामत बर्पा हो जाएगी। उन दोनों का घर में भी टूट सकता है अगर हानिया इस्लान को छोड़कर चली गई। क्या इस्लान जिस बात में आकर हानिया को छोड़ दे तो वो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी, उम्र भर कुछ नजरें नहीं मिला सकी। एकदम से खामोश हो गई, आवाज़ें आना बंद हो गई थी। या शायद इस्लान ने हानिया को संभाल लिया था। अचानक ही उसका दरवाज़ा कुदसी ने बहुत ही बदतमीजी से खोला था और कोई आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। मशर घबरा के खड़ी हो गई। हानिया जारहाना अंदाज लिए अंदर दाखिल हुई। तू बेहया बेगैरत बदकिरदार लड़की, जाने कब से मेरे शोहर पर डोरे डाल रही थी। बदचलन आवारा, तो खुद को समझती क्या है। अपनी दादी का बहाना बनाकर असलान को यहाँ बुला लेती। ये गुल खिला रही थी, मेरे ही हक पर डाका डालना था तुझे। हानिया पागल हो गई हो गया, किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हो। असलान ने उसको एक बार फिर बाहर से उसको काबू किया था। उस जैसी लड़कियों के लिए यही लैंग्वेज इस्तेमाल की जाते हैं। जाने कहाँ से ये दादी पोती उठकर आ गई। बासारी मोरत तवाइफ का अड्डा बना रखा है इस जगह को। पंच खानदान की पंच लड़कियां, उस जाने और कितने मर्द यहाँ आए होंगे। हानिया असरान की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। उसने 2-3 थप्पड़ जोर जोर से हानिया के मुंह पर चढ़े थे। उसके नाक और होंठों के पास खून एक लकीर मदार हुई थी। शुक्र करो कि मेरा सिर्फ यहीं तक था। हानिया अपने चेहरे के पर हाथ रखे इस्लान को कतरा नजरें से घूर रही थी, जबकि मशल ने दोनों हाथ अपने घाटों पर रख लिए थे। हिरनी आंखों होंग की तरह फटी की फटी रह गई थी। मशल मेरी अनकूहा मैं जानता हूँ और वह शौक से इस बारे में उसके बाकिरदार होने की गवाही भी देता हूँ, मगर सद अफसोस तनहरत साथ तो मैंने एक टाइम गुजारा है। मैं नहीं जानता था कि तुम इस कदर नीच और गिरी हुई निकलोगे। तुम्हें क्या लगा मैंने अपनी आंखों से पट्टियाँ बांधी रखी है। तुम इतने टाइम से गायब रही, कहाँ थी, किसके पास थी, किसके साथ तुम्हारे शब रोज़ गुजर रहे थे। मुझे सब इल्म है तुम जिस रास्ते पर चली निकली हो वही तुम्हारी मंजिल है। अपना गुमनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम मत रखो। असलान, हानिया धाड़ी थी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता था। फौजा यहाँ से। असलान का गुस्सा 7वें आसमान से बातें कर रहा था। मशल ने आज तक उसको इतने गुस्से में नहीं देखा था, पर शौक से असलान का आज नया रूप देखा था। मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहती। वो ठक ठक करती बाहर निकल गई थी। असलान ने पलट कर देखा तो उसको लगा कि वो लम्हे भर के लिए चकरा गया। पल भर के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मशल ने उसकी नज़रों की ताकुब देखा तो उसे भी महसूस हो गया सांसें अब रुक जाएंगी दादो। मगर दोनों को उन तक पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। आज सोएम था, सभी लोग जाने वाले आगे आ चुके थे। मशल और रसलान उस वक्त घर में बिल्कुल अकेले हैं। किधर चले जाएं, आप भी नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत, मैं अकेले रह सकती हूँ। हज़ारों को तार हो रही थी, तड़प तड़प कर रो रही थी। मशल पूरी तरह बिखर के रह गई थी, टूट के रह गई थी, मगर रसलान किसी कीमत पर उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था। क्यों रहोगी अकेली? तुम समझती हो कि तुम्हारे कहने से मैं चला जाऊँगा, तो ये तुम्हारी भूल है। या तो तुम मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में चलो या मैं तुम्हें मेरे पास रहूँगी। मैं यहीं तुम्हारे पास रहूँगा। ऐसे किसी सूरत में नामुमकिन नहीं है। मैं आपके साथ कतई ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती। नफ़रत हो गई मुझे आपसे, शदीद नफ़रत। आज आपकी वजह से मेरी जान से प्यारी दादा मेरे साथ नहीं है। मशल ये सब अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। उनकी ज़िंदगी में इतनी ही थी, हम मदाखलत नहीं कर सकते उसके कामों में। उठकर उसके पास आया। अब जब मुझे बहलाओ मत। वह उसके पास से खड़ी हो गई। फ़ाइन, मैं फ़िलहाल तुमसे किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता मुझे, मगर तुम्हारी भलाई और बेहतरी सी में है कि तुम मेरे साथ चलो। बहुत अपनी मनमानी कर ली और मुझे गुस्सा दिलाने पर मजबूर मत करो। असलान चिढ़ गया था इसकी बहस और तकरार से। किस तौर पर उसकी बात मानने को राज़ी नहीं हो रही थी। और एक बात यह है कि हमारे रिश्ता तुम्हारी ही इज्जत की वजह से जुड़ा है। मेरे लाख समझाने के बावजूद तो निकाह किया है मुझसे। असलान खड़ा होकर एक बार फिर उस तक आया था। ठीक है, मेरी वजह से रिश्ता जोड़ा ना, तो मैं आज ही तोड़ती हूँ। छोड़ दे मुझे, तलाक मुझे चाहिए। मुझे कितनी आसानी से उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी। जस्ट शट अप, असलान की बर्दाश्त जवाब दे गई थी और इस बार तो उसे अपना शपथ ही तोड़ देता और एक सनाटेदार थप्पड़ रसीद कह दिया था। मशल अपने रुखसार पर हाथ रखे डबडबाई आंखों से असलान को देखने लगी। ज़िंदगी को मजाक समझ रखा है तुमने। असलान ने हाथ बढ़ाने के उसके नाजुक पासू खींचा था और बगौर इन डबडबाई हिंडी आंखों में अपना झलमलाता अक्स देखने लगा। मिसिस मशल असलान ने उसके दोनों बाजू से थाम के नहायत आज के सबसे खुद से करीब तर किया था। हानिया के साथ इतना टाइम गुजारा है, मगर उसकी नीचे इसका किरदार नहीं समझ सका। मगर तुम्हारे साथ कुछ पल गुजारने के बाद तुम्हारा मिजाज, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा दिल मेरे सामने खुली किताब की तरह है। बाब किरदार लड़ी बीवी शोहर नहीं बदला करती, वो सिर्फ उसी के लिए जीती है, उसके लिए मरती है। जिसकी ज़िंदगी के हर सांस उसके शोहर के नाम से ही महकती है। उसका दिल अपने शोहर के हर आर्ट पर धड़कता है। उसलान ने उसके रुखसार पर आई लट को होले से छुआ था।
उसी वक्त असलान का अस्पताल से फ़ोन आया, उसने फ़ोन ऑन किया। डॉक्टर असलान एक इमरजेंसी है, प्लीज़ आप आ सकते हैं? ओके, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूं। और फिर उसने फ़ोन ऑफ़ करके जेब में रख दिया। अगर मुझे अर्जेंट अस्पताल ना जाना होता तो मज़ीद तुम्हारे साथ वक्त गुजारता। और जो कुछ अभी कहा है उसके मायने कल सुबह तक समझ आ चुके होंगे। असलान उसके जोड़े में कैद कैचर को निकाला था, जिससे मशल की रेशमी घने लच्छेदार गोल्डन बाल इधर उधर बिखर कर गए। असलान ने बहुत शौक से स्याह काले बादलों में छुपे अपने 14वें के चांद को देखा था। अपने दिल की हकायत पर अमल करता वो उसके चेहरे पर झुकता एक प्यारी सी गुस्ताखी का गुनाहगार हुआ था। मशल ने उस गुस्ताखाना लम्स को अपने अंदर तक महसूस किया था। वो खुद को तो चला गया, मगर उसको अपने लम्स की खुशबू में बांध गया था। उसको ज़ोमनी जुमलों के पास के से हया के मारे उसका दिल अजीब से ताल पे ने लगा था। घनेरी पलकों की लर्जिश उसको मौजूदगी महसूस करके थकते रुखसार पर नई और अनोखी कहानी जन्म ले रही थी। इत्तिज़ाल ऑफिस से आया तो सामने कुर्ते और उस्मा को तैयार खड़े देखा तो वहीं चला है। खैरियत, कहीं जा रहे हैं आप लोग? आपका इंतज़ार था। आपका इंतज़ार कर रहे थे। अब जल्दी से रेडी हो जाए और बराबर में रूबी के घर में जोनी को लेकर आ जाएँ। कुरत को बड़ी जल्दी थी कि जल्दी से बस पहुंच जाए। वो तो ठीक है, मगर बचा तो बताओ, इतनी जल्दबाजी क्यों? आज हम रूबी की रस्म अदा करने जा रहे हैं तैयब के साथ ही, तो बहुत खुशी की बात है। इतनी जल्द दिल से खुश हुआ था रिश्ते के लिए। हाँ, तो बस इसी खुशी को दो बाला करने के लिए जोनी को अपने साथ ले आए। अम्मी जल्दी चलें, मुझे रूबी से मिलना है। अरे दो घड़ी बात तो करने दो मुझे। इत्तिसाल से अस्मा ने कुरत को डपटा, अम्मी बाद में बात कर लीजिएगा, अभी साबस चलें। फिर वो अस्मा का हाथ थामे आगे बढ़ गई थी। इत्तिसाल होने से मुस्कुरा दिया। उसे पता था उन दोनों की दोस्ती किस कदर गहरी है। कभी कभी तो लगता था कि जैसे सांस भी एक दूसरे के से पूछ कर लेती हूँ। इत्तिसाल ने मुस्कुराते हुए अपने बेडरूम में कदम रखा तो परफ्यूम का स्मेटिक्स की मेरी चुली खुशबू ने उसके गिर्द हसार खींच दिया। उसे सामने नजर उठा कर देखा तो एक अद्दर आईने के सामने जुनाश खड़ी थी। वो नेकलेस पहन रही थी जिसका हुक नहीं लग रहा था। इत्तिसाल की शौकियाँ तो वैसे भी उसको देखकर अरूज पर हो जाती थी। अब तो मामला ही कुछ और है। अब वो मुकम्मल तौर पर उसकी दस्तरस में थी। उन कुछ दिनों में उसने जुनाश को इतना प्यार, इतना यकीन मोहब्बत दी थी कि उसकी हर सांस इत्तिसाल के नाम से महकती थी। वो हौले हौले से आगे बढ़ा और बिल्कुल उसके पीछे जा खड़ा हुआ। उसकी नाजुक मरमरी कमर के गिर्द अपना हसार खींचा। जुनाश इसकी मौजूदगी से बेखबर थी। उसकी इस हसारत पे हड़बड़ा के रह गई और उसी हड़बड़ाहट में नेकलेस पे हाथ से छोड़ कर इत्तिसाल की हथेली के पुष्प पर अटक गया, जिसे उसने गिरने से बचा लेता। लाओ, मैं पहना। नहीं, मैं पहनूंगी। इत्तिसाल की वालहाना मोहब्बत, शौकी शरारतों के इतने नज़ारे वो देख चुकी थी कि अगर दिल मगरूर हुआ तो असाब से चना उठे थे। वो जितना उसकी दारगफ्तियाँ और बंद बांधने की कोशिश करती है, इत्तिसाल मुज़ाहमत और एहतजाज की हर दीवार गिरा देता। वो जुनाश से मोहब्बत करता है, ये तो जुनाश को पता था, मगर पागलों और दीवानों की तरह चाहता है। उसका इतराक उन कुछ दिनों में हो गया था। तो मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती। जाने इंतज़ार वो उसके सामने आ गया और नेकलेस उसके गले में पहनाकर वहीं अपनी दीवानगी के दास्तान तहरीर करती। उसकी दीवानगी और शरारतों पर जुनाश मानो में बौखला कर रह गई थी। उससे अपने दोनों हाथ उसकी कसरती बाजू पर रख के अपने पीछे करना चाहा, मगर बेसुध। वो कोई कहानी अधूरी नहीं छोड़ना चाहता था। इत्तिसाल ने चेहरा ऊपर उठाकर जुनाश की तरफ देखा। उसका चेहरा शर्म से कंदरते हो रहा था, जैसे अभी वहाँ से खून छिड़क पड़ेगा। इत्तिसाल ने दोनों हथेलियों के प्याले में उसका मासूम चेहरा पढ़ लिया। जितना प्यार करता हूँ तुमसे लगता है ये भी कम है। तशनगी कम ही नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। वो झुका और उसकी पेशानी पे बोसा दिया था। जुनाश ने बहुत वक़्त से सरमई नैन वाक़िए थे वो अपनी किस्मत पर जितना रश करती कम था। कभी कभी वो खौफसदा हो जाती कि अगर उसकी खुशियों का नजर न लग जाए, उसका ख्वाब टूट कांच के शीशों की तरह बिखर न जाए। इत्तिसाल ने उसने हौले से पुकारा था। बोलो जाने इत्तिसाल। सरगोशी नहायत धीमी थी। जुनाश जासी हो गई। बोलो ना, पता है जब तुम लड़ती थी तो तब भी मुझे अच्छी लगती थी, और अब मैं तुम्हारी अदा ने मुझे तुम्हारे इश्क दीवाना बना दिया है। आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? वो उसका जवाब जानती थी, मगर दिल को तसल्ली फिर भी मशरू होती है। जब इस दिन तुम मेरे प्यार में कमी देखो, वो दिन मेरी सांसों का आखिरी दिन होगा। अल्लाह न करे, खुदारा ऐसी मत बोले। उसने फ़ौरन उसकी गनाह नापी के दास लबों पर हाथ रखा था। इत्तिसाल उसके ऊपर फरीख्ता हो गया था और वो अकेला ही उसका राही नहीं था। जुनाश भी उसके साथ ही जाने सार नज़रों को ताब में न लाता। वह शर्म हया के मारे अपना सर उसके कसरती बाजों पर रख दिया था और सूदा होकर आंखें मूंद ली थी। मशल का सर दर्द से फटा जा रहा था। चाय तो वो इतने शौक से नहीं पीती थी, मगर इस वक्त चाय की शदीद तलब हो रही थी। वो किचन में चली, कैबिनेट में चाय की पत्ती और चीनी निकाल कर काउंटर पर रखी और फ्रिज की तरफ बढ़ी थी। ओह, दूध तो ख़त्म है। वो चंचला गई, फ्रिज बंद कर दिया। नीचे स्टोर लिस्ट से ले आती हूँ, वैसे 2-3 चीज़ें और भी लेनी है। 3 दिन से नहायत सुकून में थी, क्योंकि ना तो आसन आ रहा था, ना तो असलान आ रहा था, और ना उसका कोई फ़ोन या मैसेज। आखिरी मुलाकात में जो कुछ कह कर गया था उसने उसका दिल हरासा कर दिया था। वो मुतमिन थी कि वो कराची से बाहर गया है।
वरना वो यहाँ होता तो ज़रूर उसके पास आता। मशल एक गहरी सांस लेती, अपना वॉलेट लिए दरवाज़ा लॉक करके सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगी। मगर महर अब जब सामने नज़र उठी तो बुरी तरह धड़का। वो उसकी इसी गुमान में थी कि अब शायद वो उसको नहीं देखेगी, मगर वो गलत थी। उसका दिल खुशफहमियों की दुनिया में जी रहा था, क्योंकि वो हकीकत में बने उसके सामने खड़ा था। और वो नतीजा ये निकला कि घबराहट में पाँव लड़खड़ा गया। 2-3 सीढ़ियों से फिसलती नीचे गिरती है, उसका पाँव बुरी तरह मुड़ा था। आह! दर्द से उसकी चीख निकली थी। सामने से आते अस्लान को पूरा ध्यान उसकी तरफ था। वो तेज़ी से उसके पास आया। मशल तुम ठीक हो? वो बेकरार सा हो गया और उसके पास नीचे ही बैठ गया। उसका पाँव पकड़ने अहमाक तो मशल ने अपने पाँव हटा लिया। मैं ठीक हूँ, अब टेंशन मत ले मेरे लिए, उसने बेरुखी से कहा और रेलिंग पकड़कर खड़ी होने की कोशिश की। दर्द से उसका चेहरा सुर्ख हो गया, हाथ पाँव कँपकँपाने लगे। अस्लान को गुस्सा तो बहुत आया, मगर कुछ नहीं कहा और खड़ा हो गया। तुम नहायत टेढ़ी खीर हो, मगर मेरी पसली भी इतनी टेढ़ी नहीं है। वो उसके परवाह किए बिना उसकी तरफ बढ़ा और अपने चौड़े आहनी बाजों में उसकी किसी फूल की तरह भर लिया और ऊपर सीढ़ी चढ़ने लगा। मशल ने तो पहले इसे इतनी सख्ती से आंखें मीच ली थी, मगर जब कुछ देर बाद आंखें खोली तो किसी नरम और मुलायम बिस्तर पर खुद को पाया था। उसकी आंखों में जितनी हैरानगी होती कम थी। वो ना तो उसका बेडरूम था और ना ही उसका अपार्टमेंट। तो क्या था? अस्लान उसे अपने बेडरूम में ले आया था? नहीं। वो उठ के बैठी। मुझे अपने अपार्टमेंट में जाना है। चुप करके बैठे रहो और दिखाओ ना अपना पाँव मुझे। उसकी एक भी सुने बगैर उसका पाँव पकड़ के चेक करने लगी। ज़्यादा नहीं लगी? मैं हल्के से खींचूंगा, पाँव ठीक हो जाएगा? नहीं, मुझे दर्द हो रहा, कुछ नहीं होता। और एक ही सेकंड में अस्लान ने उसका पाँव हल्के से झटके से खींचा था। हाय अल्लाह! मशल की तो जान ही निकल गई थी। अब किस कदर ज़ालिम है, ज़रा भी परवाह नहीं। मशल की आंखों में नमी से भर गई थी। अस्लान मसीद की चक्के उसके करीब आ गया। तुम कैसे कह सकती हो मुझे तुम्हारी परवाह नहीं? लम्हा लम्हा तुम्हारी फिक्र। अगर पिछले कुछ दिनों से तो नहीं मिला तो उसका मतलब ये नहीं कि नज़र अनजान है, दिल बेखबर है। तुम मेरी सोचों में नहीं मेरे दिल का भी हिस्सा हो, मेरी रूह की भी खुशी, मेरी सोचों का माहौल, मेरे ख्वाबों का मिलका। मेरा ख्याल सिर्फ तुम्हारे गिर्द गर्दिश करता है। हाना के साथ बेशक 2 साल का अर्सा गुजारा, मगर कभी इसके लिए दिल में वो ऐसा साथ नहीं जागा तो जो तुमसे निकाह करने के बाद कुछ ही पल में जागे थे। मोहब्बत क्या होती है? तुमसे मिलकर जाना है। अस्लान ने मशल के दोनों शाने हथाम लेते। मैं खुद भी नहीं जानता मैं क्यों तुम्हें इतना चाहने लगा हूँ, तुमसे प्यार करने लगा, तुम्हें हर वक्त इतना सोचने लगा हूँ। चाहता हूँ कि तुम नज़रों से ओझल ना हो, दिल से दूर ना हो। मशल तो सिर्फ बगौर सुन रही थी। उसको उसकी रोमानवी बातों में जैसी खो गई थी। वो जो फसों में मीठा रस उसके कानों में घोल रहा था। वो खुद को उसकी कायनात की जहाँ की सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वर कर रही थी, मगर पल भर में ख्वाब ये मंजर ये फसों पर कोई चेहरा पूरे जलाल के साथ हावी हुआ था। और वो चेहरा था हानिया का। हाँ, वही हानिया जो अस्लान की बीवी है, जिसने उस पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए थे। नहीं अस्लान, हानिया आपसे प्यार करती है, आपको चाहती है। मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुकी हूँ। वो आपके छोड़ के चली गई है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। गलत। वो अगर मुझे छोड़ कर गई है, मुझे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पानी खाती। तुम्हें क्या लगता है वो मुझसे मोहब्बत करती है? अगर मोहब्बत करती तो हम साथ क्यों नहीं? हानिया जैसी औरतें कभी किसी से प्यार नहीं करती। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि जिस राह पर वो चली निकली है वहाँ सिर्फ और सिर्फ आग के तकते शोले हैं तो उसे उसकी रूह तक झुलसा देंगे। मशल हैरत भरी नज़रों से तकती रहेगी। हानिया कितनी नाशुक्र बेकदरी हो, तुम इतना चाहने और प्यार करने वाले की कदर नहीं की तुमने। तुम्हें और वो पुरसोच निगाहों से उसका चेहरा देखने लगी थी। ऐसे क्या देख रही हो? यकीन नहीं आ रहा मेरी मोहब्बत पर। अस्लान के इस तरह टोकने पर वो चेम कर रह गई और अपने रुखसार पर आए लटों को पीछे रसने लगी। मशल पुकार नहायत धीमी थी। अस्लान ने उसकी थोड़ी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया था और बगौर उन हिरनी आंखों में देखा था। मैं इन हिरनी आंखों में सपने सजाना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में पूरे हकूक़ के साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी इन स्याह घनी जुल्फ़ों में आलिशान सा आशाना बनाना चाहता हूँ। वो उसकी जोड़ों में लपटे बालों को खोल चुका था, जिनमें अपना चेहरा छुपाया। मशल का हाथ था मैं किसी और ही जहाँ में ले गया था। उसकी बहकी खमार सी गंभीर आवाज़ से मशल के दिल को सब कुछ फैला दिया था। अपने वजूद में ही नहीं, अपनी रूह में भी उसके हवाले कर दी थी। वो उसकी चाहत और मोहब्बत के साथ जीना चाहती थी, खुली फिजाओं में सांस लेना चाहती थी, उसके संग अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। खिड़की से झांकते 14वीं के चांद ने मुस्कुरा कर उनका मिलन देखा था। सुबह के 10 बजे अस्लान की आंख खुली थी, वो भी नहीं खुलती अगर उसका फ़ोन ज़ोर से ना चीख हो रहा होता। उसने साइड टेबल से फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर इत्तिसाल कॉलिंग चकमगा रहा था। वो उठा और बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठा था। बचते फ़ोन रिसीव किया। हाँ इत्तिसाल बोलो। वहाँ से जो कुछ बोला गया वो होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। अब कैसे फ्रेश सी शक्ल बेडरूम में एंटर हुई। शगर्फी लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट थी तो दिल मीठी सरगोशियाँ कर रहा था, मगर नज़र अस्लान पर पड़ी थी कुछ अनहोनी का एहसास जगा। तो फिक्र मत कर, ना ही परेशान हो, मैं बस 15 मिनट में पहुँचता हूँ। अस्लान ने फ़ोन ऑफ करके साइड टेबल पर रखा और तेज़ी से बेड से नीचे उतरा। वार्डरोब में उसे अपना हैंग किया हुआ ब्लैक जीन्स और बादामी टी शर्ट निकाल कर वॉशरूम में घुस गया। कुछ ही देर में वह नहाकर बाहर आ गया था।
असलान सब कह रहे तो है ना। ओह सॉरी स्वीटी। असलान ने पलट कर मशक को देखा, उसकी मौजूदगी भला कैसे फरामोश कर गया। असल में इत्तसल की बीवी सोनाश को किसी ने जहर देने की कोशिश की है, वह अस्पताल में एडमिट है, मुझे फ़ौरन अस्पताल पहुंचना है। इत्तसल में बहुत परेशान है। मशल की निगाहों में वही प्यारी सी दुल्हन बनी लड़की का सरापा घूमा था। असलान की रुकिए, मैं भी अपने साथ चल रही हूँ। 20 मिनट की ड्राइव से दोनों आगा अस्पताल में मौजूद थे। इत्तसल की नज़र सामने से आते असलान पर पड़ी तो तेज़ी से उसके पास आई। असलान यार देख, सोनाश को कुछ नहीं होना चाहिए, बेकरारी ही बेकरारी थी। लहजे में ऐसा लग रहा था कोई कीमती मता जहाँ जहाँ उससे दूर होती जा रही थी। मैं आ गया हूँ ना, देखता हूँ। और वो फौरी आईसीयू में गायब हो गया था। घर के सब अफराद ही जमा थे। अस्मा अकेले एक कोने में खड़ी थी। इत्तसल चलता हुआ उन तक आ रुका। ये तो जानता था कि आप सोनाश से नफरत करते हैं, मगर इतनी शदीद नफरत, अम्मी कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसकी जान तक लेने पर डर पे हो जाए। तो फिर तो आपका वह दावा, आपकी मोहब्बत अपने बेटे के लिए झूठी हुई ना। अस्मा ने शर्मिंदा शर्मिंदा नज़रों से देखा, जो पूरी तरह टूटा हुआ बिखरा हुआ था। आप जानती हैं मुझे अच्छी तरह कि सोनाश कितनी हद तक शदीद मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी सांसों से जुड़ी है और मेरे दिल का धड़कन बन के धड़कती है। मैं जिस्म हूँ तो वो रूह है। फिर आपने क्यों ऐसा किया, क्यों उसकी दी तकलीफ़ दी, और उसको जो है सो है। अब नहीं जानती कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है। सोनाश का वो सफ़ेद चेहरा खून की उल्टी करना पल भर में मुझे मार रहा था। इत्तसल भाई, इधर ऐन और कुरत और तैयब को भी बहुत दुख हुआ था। वो भी जानते थे कि अस्मा नफ़रत को तो करती है, मगर इस हद तक कि उसको जहर देगी। इत्तसल की मोहब्बत से बाखबर थे दोनों। अस्मा माँ थी, उनको कुछ भी कह सकते थे, मगर दिल में मलाल ज़रूर था, आंखों में शिकायत भी थी। और यही मलाल और शिकायत अस्मा को शर्मिंदा की खाइयों में फेंक रहा था। वो अपने खुद गर्ज और मुफाद में इस कदर धंधी हो गई थी कि वो अपने औलाद की खुशियाँ ही नहीं समझ आई थी। छोड़ो मुझे बात करने दो। देख नहीं रहे तुम? इस एक झटके से अपना बाजू तैयब से छुड़ाया था। बल्कि तुम एक काम करो, अब एक कब्र खोद देना, दो खोद देना, एक मेरी और एक सोनाश की। इत्तसल ने तैयब का कंधा थामा था। अस्मा का दिल तड़प गया और करत का दिल भी दहल गया। वो तेज़ी से रोते हुए इत्तसल के सीने से लगी। खुदा के लिए इत्तसल भाई, ऐसी बातें मत करें। क्या बकवास करा है? क्या पागल हो गया है क्या? असलान और मशल भी वहाँ आ गए थे। असलान भाई, सोनी कैसी है? वो ठीक तो है ना? तैयब ने फ़ौरन से उसे बेशतर पूछा था। इत्तसल की भी नज़रें उस तक अटकी हुई थी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, भाभी ठीक है। भाभी अभी ठीक है। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से खून की बहुत कमी होगी, मगर मशर और जोनाश भाभी का ब्लड ग्रुप एक ही तो है। अब वो खतरे से बाहर है। असलान ने मशर को चाह से देखने के बाद उन लोगों को देखा। मैं मिलना चाहता हूँ जोनाश से। इत्तसल ने बेकरारी और बेताबी से कहा था। बिल्कुल मिल लो, बस थोड़ा वेट, मुझसे इंतज़ार नहीं होगा। तुम नहीं जानते मैं पल पल अजियत में होकर कर्ब में हूँ, मर रहा हूँ। वो मर्द रो तो नहीं सकता था, मगर दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे सब खबर है तुम्हारे दिल की, तेरे दिल की हालत। असलान ने उसके कंधे पर तसल्ली बख्श हाथ रखा था। इत्तसल जाने लगा कि अस्मा ने उसका हाथ थाम लिया। इत्तसल ने पलट कर देखा तो अस्मा अपने दोनों हाथ जोड़े दिए थे। अपनी इस बदनसीब माँ को माफ़ नहीं करोगे? आंटी ये क्या करी है? अब आपको एहसास हो गया है, यही बहुत है। माँ क्यों कोई बेटों के आगे हाथ थोड़ी जोड़ती है। इत्तसल से पहले असलान ने कहा था। डॉक्टर असलान सोनाश को होश आ गया और नर्स से आकर मौदब से इतला दी थी। ओके, असलान ने जवाब दिया और थोड़ी देर में सब सोनाश के आस पास जमा थे। इत्तसल अपना दिल संभाल ले। सोनाश के चेहरे पर झुका हुआ था। कुछ ही घंटों में उसका फूलों का शर्माता गुलाबी चेहरा बिल्कुल लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ चुका था। आंखों की प्योटे सुर्ख हो गए थे। सतून खड़ी नाक पर भी निशान पड़े हुए थे। इत्तसल का दिल कट कर रह गया था। उसके सोचों में बस एक ही सोच बार बार चीख रही थी कि अगर वो ऑफिस की ज़रूरी फ़ाइल लेने वापस करना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सोचकर उसके चेहरे पर झरझरी सी आ गई थी। कैसी हो? जोनाश ने वह सरमई निगाहें इत्तसल के चेहरे पर टिका दी थी, जिसे मरते वक्त पल पल याद किया था। उन सरमई आँखों में एक समुंदर मौजूद था, जो उसे सामने पाकर सारे बंद तोड़ता था चला गया। तकलीफ़ की वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वोमिट की वजह से गले में बुरी तरह खराश आ गई, इसलिए कुछ दिनों तक बोलने में दिक्कत होगी। इत्तसल को बताने के लिए असलान आगे बढ़ा था। इत्तसल ने उसकी हथेली पकड़ ली और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पुश्त को लाने लगा था। अस्मा ने अपनी नफरत का बड़ी बेरहमी और सख्ती से गला घूंटा और सोनाश की दूसरी साइड पर आके खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी हथेली पर उसका मासूम चेहरा भर लिया और झुककर उसकी पेशानी पर शफकत भरा ममता भरा बोसा लिया था। जोनाश ने वो नरम और शफकत से भरपूर बोसा उसने अंदर तक महसूस किया था। रूह को जैसे ठंडक का एहसास हुआ था। अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी की हर तकलीफ, सारे दुख, सारे गम उस पल एक भय में भूल चुकी थी, भुला चुकी थी। आज ऐसा लगा कि उसकी माँ जिंदा हो गई। जोनाश ने अस्मा को देखा, जहाँ वो हमेशा अपने लिए नफरत देखती थी, अब वहाँ उसके लिए शीरी मोहब्बत थी। अस्मा ने मुस्कुरा कर उसका सर सहलाया। असलान? जी आंटी। असलान को भी अस्मा से इस रवैये से ने खुश किया था। मैं अपनी बेटी को कब तक घर लेकर जा सकती हूँ? आंटी आप चाहें तो अभी लेकर जा सकती हैं, क्योंकि जोनाश भाभी की जो केयर आप घर
बिगड़ सकती हैं वो अस्पताल में कतई नामुमकिन है। कतई मुमकिन है। असलान ने मुस्कुराते हुए मशल को देखा था। फिर ठीक है, मैं जब तक 2 रकत शुक्राना नफल अदा कर लूँ फिर अपनी बेटी को ले जाऊँगी। वो जनाश को मलामत भरी नज़रों से देखने लगी और उसके बालों में बौसा लिया। जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे दुख जो मुझसे मिले हैं अब दूर कर दूँगी। चलो तैयब, तुम भी जल्दी से आओ, कुछ सदका खैरात देना है। वो कहकर कमरे से निकलती चलेगी। हरे तैयब और कुरत ने एक दूसरे को जीत की ताली मारी थी और हंसते हुए जनाश से मिलने आई। अब जल्दी से बिस्तर को छोड़ दो ताकि घर में कोई पार्टी मनाए। कुरत ने सोनाश की गाल पे हल्के से थपकी दी थी। तैयब ने भी भाई का हक अदा किया था और उसके सर पर हाथ फेर रहा था। कुरत के हमरा बाहर निकल गया था। क्या ख्याल है हमें अभी नहीं निकलना चाहिए? वैसे भी इतनी थकन हो गई है और मेरी थकन तुम्हें ही उतारनी है। मशल के घूरने पर असलान ने सड़क को जाके रह गया। अच्छा तसल, हमें भी इजाज़त दो। असलान ने तसल को देखा। हाँ यार, मैं तेरा बड़ा मशकूर रहूँगा। और मशल भाभी, आपने मुझे सारी ज़िंदगी के लिए अपना मकरूज़ कर लिया है। प्लीज़ इत्तसल भाई, ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। सोनाज भाभी वाकई बहुत प्यारे हैं, उनको मैं काम आऊँगी। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। मशल ने बेड पर लेटी सोनाज को देखा क्योंकि सोनाज के बारे में असलान और उसे बताया था। उसे उस प्यारी से लड़की से बहुत हमदर्दी महसूस हुई थी। बस अब जल्दी से सोनाज भाभी ठीक हो जाएं तो सबसे पहले डिनर मेरी तरफ से, मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। ये देखिए, मशल के कहने पर असलान और इत्तसल ने देखा। उसने दोनों हाथ जोड़े थे। खुदा को मानिए और हमें अपने खानों से महफूज रखिए। जो नमूना आपने मेरे घर पर बनाया था वो सिर्फ आपने ही शौक से खाया था, बाकी मैंने बाहर से कुत्ते बिल्लियों को डाल दिया था। वॉट, मैंने कितनी मोहब्बत से बनाया था। असलान की अपने पोलों की यूँ बेकदरी पर आंखें खुली रह गई थी। आप और आपकी मेहनत। मशल तंज भरी नज़रों से देखते हुए सोनाश की तरफ घूमी। अच्छा सुनी भाभी, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हम आपके घर आएंगे। तुम घर चलो ना, तुमसे अपना बदला समेत वसूल करता हूँ। नहायत धीमी मगर प्यार भरी धमकी दे दी थी। मशल ने मुस्कुराते हुए अपनी नाजुक से मिट्टी का मुक्का बनाकर उसके चौड़े शाने पर चढ़ दिया था। इत्तसल से अपने अजीज़ाना दोस्त और मशल को देखा था। अब मुकम्मल हुई है उसकी ज़िंदगी। उसने दिल में बहुत सारी दुआएं दी थी और फिर जोनाश पर झुका था, उन सरमई आंखों में झांका जहाँ अब लगा था कि ज़िंदगी मुस्कुरा रही है। पता है, जान निकल गई थी मेरी। अगर तुम्हें कुछ होता था तो मैं भी ज़िंदा न रहता। जोनाश ने उसके कद आंस लबों पर अपनी हथेली रख दी थी जो इत्तसल ने हाथ चाह से थाम कर उस पर अपने लब रख दिए थे। जोनाश ने कसमसाकर चेहरा घुमाना चाहा मगर ऐसा ना हो सका क्योंकि इत्तसल ने उसका चेहरा थाम लिया था। बस मुझे देखती रहो, मैं महसूस करना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी मेरे पास बिल्कुल मेरे करीब है। जोनाश के ने अपने के लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट के खुली थी। उसके गुलाबी चेहरे पर लाली सी बिखरने लगी थी और ये दिलकश मंजर इत्तसल ने बहुत नहायत और दिलकशी से देखा था। जोनाश को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता वह उस पर झुकता चला गया था। ख़त्मशुदा। तो ये था आज के नावल के लास्ट पार्ट का एंड, जिसका नाम था जफ़ा का मौसम ख़त्म हो ही समझो, कम बाय कमरोज शेख। कैसा लगा आप सबको ये नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का हिसार ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काहे नहीं रखें सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।